वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो को जो हमने बनाया है वो ये कि जो एडल्ट्रेटेड फूड है, जो मिलावटी खाना है, उसकी पहचान कैसे करें। सोचिए कितना आसान हो जाएगा। बाजार में हम गए और हमें पता चल गया कि भैया इस खाने के अंदर पेस्टिसाइड है, केमिकल है, यूरिया है, इसके अंदर किसी तरह का इंजेक्शन लगा है। अगर हमने पहचान लिया तो क्या हम उसको खाएंगे? क्या हम उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें तो जहर है। और दूसरी तरफ एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर हमें ये पक्का पता चल जाए कि इसमें यूरिया नहीं है, केमिकल नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, तो चाहे उसका मूल्य 1.5 गुना क्यों ना हो, मैं खाने को तैयार हो जाऊंगा। हमारे देश में 50% लोग हैं जो अभी भी इससे एग्री नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा कम ही खाएंगे, चाहे उनकी मजबूरी हो या बेवकूफ़ी हो या कुछ भी हो, लेकिन वो यही चुनेंगे, चलो भाई सस्ता है तो मैं बिना देखे खाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो अभी उन 50% लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका ये मानना है कि भैया अगर ये पता चल जाए कि इसमें केमिकल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। और अगर मुझे ये पता चल जाए इसमें ये नहीं है, लेकिन इसमें मुझे 1.5 गुने तक पैसा देना हो, 1.25 गुना पैसा देना हो, तो मैं इस शुद्ध खाने को खाना प्रेफर करूंगा। तो जो 50% लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इस चीज़ के अंदर पॉइजन नहीं है और मैं इसके लिए 1.5 गुना, 1.25 गुना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, वो आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एडल्ट्रेशन जो की जा रही है वो किस वजह से की जा रही है और उसको पहचानना कैसे है। अगर पहचानने के तरीके हम जान गए तो सीधा सीधा पता चल जाएगा मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सुबह से शाम तक जितना खाना हम खाते हैं, सब में पहले ये पता कर लें कि एडल्ट्रेशन होती कैसे है। अगर ये पता चल जाए, अभी प्रेवलेंट मैकेनिज्म का हमें पता होना चाहिए। 20 से 25 साल के अंदर अंदर हमने अपने बच्चों के खाने के अंदर जहर घोला कैसे। और हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, ये मत कहना कि दूसरे ने घोला है जहर। हम सभी ने, मैं ऑर्गेनिक में काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी अपने आप को कसूरवार मानता हूं, हम सभी ने अपने खाने में अपने बच्चों के लिए जहर घोला है और इसके अंदर हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं आपको वीडियो के एंड तक प्रूव कर दूंगा। शुरू करते हैं। सुबह से शाम तक जितना खाना हमारे बच्चे खा रहे हैं आज, एक बार ज़रा आकलन करते हैं उनमें मिलावट होती कैसे। सुबह आपके बच्चे उठे, स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, सबसे पहले आपने क्या दिया? दूध। WHO की रिपोर्ट है, मैं पक्का नहीं कह सकता लेकिन न्यूज़ आर्टिकल्स में यही आया था। फिर भी आप ज़्यादा समझदार हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें। 14 करोड़ लीटर दूध हमारे देश के अंदर प्योर हर रोज बन रहा है। 64 करोड़ लीटर बिक रहा है। यह सार्वजनिक रिपोर्ट है जो किसी भी न्यूज पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगी। 14 करोड़ लीटर प्योर दूध मेरे देश में बन रहा है, 50 करोड़ लीटर डुप्लीकेट उसमें जुड़ रहा है। तो 64 करोड़ लीटर दूध है वो हमारे देश में इस वक्त बिक रहा है। अब आप अपनी रेशो निकाल लो। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, तो सोच लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। वो जो 14 करोड़ प्योर बिक रहा है वो ऐसे नहीं बिक रहा कि 14 करोड़ तो प्योर ही बिक रहा है और 50 करोड़ मिलावटी बिक रहा है। 14 करोड़ में 50 करोड़ मिलावटी मिलाकर वो 64 करोड़ बनाकर बिक रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि 14 करोड़ प्योर बिकेगा, 50 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ अगर केवल डुप्लीकेट ही बेचोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि डुप्लीकेसी कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगी टेस्ट करने में। तो करा क्या जाएगा? 14 करोड़ में 50 करोड़ मिक्स किया जाएगा और 64 करोड़ बेचा जाएगा, ताकि किसी को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना हो और वो सारे टेस्ट को पास कर जाए। अगर 10 लीटर गंदा दूध बनाओगे तो 1 लीटर तो प्योर दूध डालोगे उसमें। ऐसा ही काम होता है एडल्ट्रेशन की मार्केट में। तो जो सबसे पहला दूध का गिलास हमने सुबह बच्चे को पिलाया, इसमें अगर 1 गिलास मैंने पिलाया तो समझिए इसके अंदर 50 ml तक या 30 ml तक प्योर दूध हुआ, बाकी जो है वो सिंथेटिक मिल्क है। अगर समझदार हैं तो आसानी से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो देखने वाला अगर कोई समझदार इंसान इससे ज़्यादा हो तो मुझे ये बता दें कि ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकल सकता। हम भारतीय लोग डिबेट करने के अंदर तो बहुत आगे हैं, लेकिन सच को कई बार सच मानने के लिए हम तैयार नहीं होते।
इसके भी मैं प्रमाण दूंगा आपको, बल्कि बता भी देता हूं। आपने एक एपिसोड देखा होगा सत्यमेव जयते का, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मुझे उस पूरे एपिसोड की 1 घंटे का टॉक्सिक फूड सत्यमेव जयते का एक पूरा का पूरा आप एपिसोड देखिए। जानते हैं उस पूरे एपिसोड की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या थी? सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात, सब लोगों के उसके अंदर एपिसोड्स आ रहे थे जो लोग बता रहे थे कि हमने अपने खेतों में पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल डाला तो क्या क्या हुआ, कैंसर हुआ, किसी का नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, किसी को बीमारियां हो गई, किसी के बच्चे अपंग पैदा हुए, ये सब रिपोर्ट्स आ रही थी। पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक को सामने बुलाया गया। आमिर खान साहब ने ये पूछा कि भैया ये आपने जो पेस्टिसाइड का काम खोला है, तो जब आपको पता है कि इससे इतना नुकसान होता है, आपका इस पे क्या कहना है? इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े मालिक ने, जो दुनिया के सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक होंगे, जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड अगर नहीं डालेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, पेस्टिसाइड डालने का कोई नुकसान नहीं है, कोई रिपोर्ट आप नहीं ला सकते। ही वॉज नॉट रॉन्ग। अगर आज हम किसी न्यूज़ चैनल पे ये डिबेट चला देना कि पेस्टिसाइड डालने का नुकसान होता है कि नहीं होता है, वी आर हिपोक्रिट्स। 1 घंटे की उस पूरी डिबेट के अंदर केवल ये चलता रहेगा पेस्टिसाइड डालने से नुकसान होता है कि नहीं होता है, हजारों लाखों लोगों के बच्चे मर जाएं, फिर भी 1 घंटे के निष्कर्ष के बाद में ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे हम कि पेस्टिसाइड से हमारे बच्चे मर सकते हैं कि नहीं मर सकते हैं। दिस इज अ ट्रुथ दैट इंडिया एंड दिस वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। ये केवल हमारे देश के खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई चीज नहीं है, सारी चीजों में यही है, सब में यही चल रहा है। तो एटलीस्ट मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये बोलना चाहूंगा, डोंट बी अ हिपोक्रिट। कॉमन सेंस की हम बात कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये कॉमन सेंस में डेरिवेटिव्स निकल सकते हैं, वो हमारे साथ चले। जिनको लगता है कि कॉमन सेंस के डेरिवेटिव्स नहीं निकल सकते, डिबेट कैन नॉट हैपन, बिकॉज डिबेट का कोई एंड नहीं होता। निष्कर्ष का मैंने आपको पहला तरीका बताया, दूध के अंदर, आप समझ रहे हैं? दूध के अंदर अगर मैंने दिया पहला प्रमाण, जो एक रिपोर्ट सार्वजनिक है, और अगर नहीं है तो इस पर निष्पक्ष जांच पूरे देश में हो जाए, और अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि हमारे देश के अंदर जो दूध आ रहा है वो 100% प्योर आ रहा है, कितना % मिलावटी है, मैंने एक प्रमाण आपको दिया है जो सार्वजनिक रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सरकार के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए और बताना चाहिए कि भैया कितना मिलावटी है और कितना प्योर है। दूसरा प्रमाण, जी न्यूज ने एक सर्वे किया था, मुरैना जिला मध्य प्रदेश का पूरा जिला ही केवल मिलावटी दूध ही बना रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा। पूरे का पूरा जिला, समझ सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, उसका काम ही केवल मिलावटी दूध बनाने का, कुछ और है ही नहीं। इसकी पूरी फुटेज जी न्यूज ने डाली हुई है, यूट्यूब पे जाइए और सर्च कर लीजिए। मेरे देश के अगर पूरे गांव में, आपको क्या लगता है कॉमन सेंस में, अगर एक देश का पूरा गांव सिंथेटिक मिल्क बनाने में लग जाए तो आपको क्या लगता है बाकी गांव आराम से पीछे बैठे रहेंगे? 55 रुपये लीटर के दूध का प्राइस है, और अगर मैं उसे 12 रुपये लीटर में तैयार कर देता हूँ, 10 रुपये लीटर में तैयार कर लेता हूँ, या 5 रुपये लीटर में तैयार कर लेता हूँ, तो एक व्यापारी क्या सोचेगा? मैं 55 रुपये लीटर वाले दूध को तैयार करूँ या ये 5 रुपये लीटर वाले दूध को तैयार कर लूँ? कॉमन सेंस की बात है, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए हम कैसे हैं, हमारे जैसे बाकी लोग होंगे। तो दूसरा प्रमाण आपको मिल गया। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, केमिस्ट के शॉप पे जाएं। देखिए, सरकारी दबाव, जब आप दबाव बनाते हैं ना सरकार पर, तो सरकार, ये बात समझिए, अगर 99% समाज अगर गंदा हो जाएगा तो सरकार उसका राजनीतिक हल ढूंढ सकती है, जड़ से रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा आप। अभी ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दें, हमारे देश के अंदर मिलावटी दूध क्यों है, मिलावटी दूध क्यों है, मिलावटी दूध क्या है। 99% लोग तो मिलावट कर रहे हैं, 0.1% लोग जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर आपने दायित्व थोप दिया, भैया इसको ठीक करो। जादू की छड़ी है उनके हाथ में, ऐसे घुमाएंगे और कहेंगे हाँ भैया आज शुद्ध दूध हो गया, कर लो। राजनीतिक हल ढूंढा जाएगा। राजनीतिक हल कैसे ढूंढा जाता है? आपने उनके ऊपर दबाव बनाया, रिटेलर के पास में या केमिस्ट के पास में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं मिलने चाहिए, वो कल को रूल बना देगी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इतना प्रेवलेंट ना हो। जब मिलावट करने वाले को पता है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से, हार्मोन के इंजेक्शन से फल बढ़ता है, तो भैया अगर लीगल नहीं मिलेगी शराब तो डुप्लीकेट शराब भी बनेगी।
क्योंकि 99% समाज इस चीज को समझना नहीं चाहता कि भैया ये इंजेक्शन लगाने से प्रॉब्लम हो रही है। जब तक वो नहीं समझेगा, सरकार के रोक लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी वीडियोस में हम यही चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। 99% समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, वो 0.1% सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो पहली बात तो जागरूकता है, और उसके बाद में कैंपेन है कि नहीं भैया जागो, मत करो मत करो मत करो, जहर घोल रहे हैं ये। तो पहला प्रमाण क्या दिया? 14 करोड़ की जगह 64 करोड़ दूध बिक रहा है, पहला प्रमाण सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। दूसरा प्रमाण, वीडियोस देख लीजिए, ये चीज आपको जी न्यूज से पूछनी चाहिए कि उसने क्या पूरी फैब्रिकेटेड वीडियो बना दी? नहीं, ओरिजिनल थी और प्रमाणित थी, तो वहां पे वो चैनल के ऊपर उपलब्ध है। पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर मेरे देश का डुप्लीकेट दूध बना रहे, ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट पकड़े गए हैं। एक की बात नहीं कर रहा, आगरा की भी फुटेज है, ये शायद एनडीटीवी की फुटेज है, एक बार चेक करिए। पूरे के पूरे आगरा के आसपास का पूरा जिला जो है वो केवल सिंथेटिक मिल्क बना रहा है और कुछ बना ही नहीं रहा, उसको ओरिजिनल दूध से लेना देना ही नहीं है। अभी तो हम 50 ml की बात करें तो कह रहे 50 ml की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो मैं बना के दूंगा 100% 100% एडल्ट्रेटेड मिल्क। और दूध बना के कहां जा रहा है? यहीं पर प्लांट्स के अंदर ही, देश के मिल्क प्लांट्स के अंदर ही जा रहा है। नहीं कर सकते कुछ आप उसका। और तीसरा प्रमाण जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस का है, जब आपको पता है कि भैंस में लगाने से भैंस दूध जल्दी दे देगी, भैंस की तो अब हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि जर्सी गाय हैं। देश का इस वक्त दुर्भाग्य है कि जो हम 14 करोड़ लीटर शुद्ध दूध की बात कर रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी, वो 14 करोड़ भी शुद्ध दूध नहीं है, क्योंकि वो जर्सी गाय का दूध है। और जर्सी गाय के अंदर खुद के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो चुकी है, इसीलिए उसका जो दूध निकल रहा है। क्योंकि उसके पीछे की कहानी ये है कि हमारे यहाँ पे जो देसी गाय थी वो 8 लीटर दूध देती थी, हमने कहा ये 8 लीटर देती है, हमें चाहिए 50 लीटर दूध, तो इसको तो हटाओ, जर्सी गाय को लेकर आओ। जर्सी गाय के दूध के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन थी, आज उससे हमारे घरों के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड हो रहा है, और ये भी प्रमाणित हो चुका है। इसको भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर दोबारा यूट्यूब पे सर्चेस डालिए, आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन देसी काऊ एंड जर्सी काऊ डालोगे तो पता चल जाएगा। 95% से ज्यादा हमारे देश के अंदर जर्सी HF गायें आ चुकी हैं, और देसी गाय 4 से 5% नहीं बची। तो जो 14 करोड़ लीटर आप प्योर दूध बोल रहे हो, वो भी अपने आप में गलत दूध है, क्योंकि वो जर्सी गाय का दूध है, वो प्योर नहीं है। वो टॉक्सिक कितना ना हो, लेकिन बीमारियां तो वो भी कर रहा है, क्योंकि ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन बढ़ती है। और विदेशों में जहां की ये गायें हैं, वहां के लोग खुद ही इस गाय का दूध नहीं पीते, तो हमारे घर में प्योरिटी के नाम पे जो हमारे देश में दूध बेचा जा रहा है वो अपने आप में टॉक्सिक है। मुझे ये बता दीजिए, ये 3 प्रमाण दिए, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दिया, बल्कि 4 प्रमाण दिए आपको। पहला 14 करोड़ लीटर दूध का दिया, दूसरा देश के 2 जिले आइडेंटिफाई हो चुके हैं, न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं, इसका प्रमाण आपको मिल गया। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो लगता है रैम्पेंट कितना है, इसकी रिसर्च रिपोर्ट दुनिया जहान की पड़ी है, और आसानी से ये केमिस्ट के पास में मिल जाता था, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो लेडी बेचारी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हो, अगर केमिस्ट के पास में या इमीडिएटली डॉक्टर को नहीं अवेलेबल होता तो उसकी माँ की जान जा सकती है। इसका मिसयूज कर रहे हैं वो लोग, गाय को और भैंस को लगाकर। अब जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, तो यहाँ पे अगर हमने केमिस्ट पे ब्लॉक कर दिया तो माँ के मरने के चांस है। जो माँ प्रेगनेंसी के दौर पे अगर उसको दिक्कत आ गई, तो अगर ब्लॉक कर दोगे तो वहां वो मरेगी, अगर नहीं ब्लॉक करोगे तो या मिसयूज होता रहेगा। लेकिन बात यह केवल ये हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है, अगर इस हार्मोन को ब्लॉक करोगे कुछ और बना देंगे वो, क्योंकि शैतानी के अंदर दिमाग लग रहा है। 99% का ओरिजिनल काम करने का मन नहीं है किसी का। तो 4 प्रमाण आ गए, 14 करोड़ लीटर का प्रमाण आ गया, दूसरा प्रमाण जिले का आ गया, तीसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का आ गया, और चौथा जर्सी और देसी गाय का प्रमाण आ गया। लॉजिकली अब डिराइव करो कि जो सुबह गिलास बच्चे को दे रहे थे दूध का, ये कितना % शुद्ध रहा। अभी तो पहले मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, मैंने बोला था 30 ml प्योर है। अभी 30 ml में जर्सी गाय वाला कॉन्सेप्ट लगा दो तो आपको पता चल जाएगा ये सुबह मैंने बच्चे को पिलाया क्या है। 55 रुपये लीटर खर्च किया है, 60 रुपये लीटर तक खर्च किया है। दिन पे दिन दूध का दाम बढ़ता जा रहा है, और बच्चे को पिला क्या रहे हो वो समझ लो। जब इस बच्चे को कल को कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर वो क्या बोलते हैं, हम तो दूध 2 टाइम पिला रहे हैं, फिर बच्चे में कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी क्यों है? डॉक्टर आपको अपनी गोलियां लिख देते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। उनको या तो इस बात का ज्ञान नहीं है, या दूसरी तरफ से प्रेशर है कि गोलियां बेचनी है। तो कर क्या रहे हैं, 55 रुपये लीटर के अंदर पहले तो जहर खरीदा दे दिया। दूसरी बात, कैल्शियम आयरन की कमी थी तो डॉक्टर से जाकर दवाई लाई, वो दे दी। कैल्शियम आयरन फिर नहीं पूरा हो रहा। क्यों नहीं पूरा हो रहा, इसका प्रमाण अब बता दूंगा। समस्या समझ में आ गई आपको?
पहला स्टेप जो सुबह बच्चे को दूध पिलाया उसके अंदर ये था। कोई लॉजिकल इंसान जो अपनी अंतरात्मा को सही मानते हुए इसका विश्लेषण करना चाहे और गलत प्रूव करना चाहे तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि देश की बेहद संवेदनशील और बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान निकालना है। 15 साल में देश राष्ट्र समृद्ध हो गया और बच्चे हमारे कमज़ोर हो गए, शरीर सबका स्वास्थ्य खत्म हो गया। जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, सोचने का विषय है। पहला दूध का गिलास पिलाया, चलो छोड़ो, नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। नाश्ते की टेबल होगी या लंच की टेबल होगी या डिनर की टेबल होगी तो क्या खिलाओगे बच्चों को? रोटी खिलाओगे, चावल खिलाओगे, दाल खिलाओगे, सब्जी खिलाओगे, दही खिलाओगे। दही तो दूध से बनने वाली है, जब दूध का हाल बुरा है तो दही का तो समझ गए, दही को हटा दो। 4 चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। क्या खिलाएंगे? रोटी खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे और सब्जी खिलाएंगे। तो पहले रोटी पर। रोटी गेहूं की खिलाने वाले हैं। गेहूं के साथ में 3-4 समस्याएं। पहली बात, जो गेहूं की रोटी आप खिलाने वाले हो, इस गेहूं में ये बच्चा जो पूरा साल, कितने साल का बच्चा होगा? 8 साल 10 साल का बच्चा, पूरे साल में जितने गेहूं की रोटी ये खाने वाला है, उस गेहूं को उगाने के लिए 70 किलो यूरिया का इस्तेमाल होने वाला है। ये पूरे किसानों के साथ में बैठकर रिसर्च की गई है, जाना गया है, और कोई भी अगर देश का वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध करना चाहे, प्रमाण यही निकलेगा। जब वो गेहूं उगा, जिस गेहूं का आटा आपने अपने एक बच्चे को खिलाया, अगर पूरा परिवार खा रहा है तो 280 किलो यूरिया लगेगा उस अनाज को उगाने में, जो पूरे साल के अंदर आप उसको खाने वाले हो। अब सोच कर देखो जरा, 280 किलो यूरिया के कट्टे कितने हुए? 70 किलो के 4 कट्टे हैं। आपका वजन इतना नहीं है जितने वजन का एक साल के अंदर यूरिया डलवाकर जो अनाज उगा है वो आपने खाया है। ये रियलिटी है यूरिया की, जो कि इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड किस लेवल पे डल रहा है? जो सरकार कहती है एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, वो तकरीबन मानकर चलिए 16 ml पर लीटर के हिसाब से नॉर्मली। वैसे तो इंसेक्टिसाइड की बहुत सारी क्लासेस होती है, बट सब्जी वगैरह उगाने के लिए बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड की क्लास है जिसकी 5 ml से लेकर 16 ml तक की डोज जो है वो 1 लीटर में बोलती है डालने की। किसान कितना डालता है? 50 से 60 ml तक 1 लीटर के अंदर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल के डाल देता है। यूरिया डालने से तो शरीर के अंदर जो है ना कमज़ोरी आएगी, शरीर का प्रॉब्लम होगी। उसकी तो अभी तक रिपोर्ट्स पूरी स्पष्ट नहीं है कि कहाँ तक ख़त्म करेगा शरीर को आपके। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का लेवल आप देखना चाहते हैं? एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। बाज़ार में हिट का स्प्रे मिलता है, चेक करिए कितने ml होगा वो। 50 ml, 100 ml, अभी कितने की बात करी हमने? 16 ml की बात करी 1 लीटर में। 50 ml तक का वो जो स्प्रे हो, जाकर अपनी पूरी किचन के अंदर स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से स्प्रे कर दीजिए 50 ml तक, और आराम से बैठिए और दूर ये देखिए कि यहाँ पर जितनी मेरी सामग्री थी, खाद्य सामग्री थी, ये 50 ml का मैंने हिट स्प्रे कर दिया है। मुझ में हिम्मत है कि ये खाना जो है मैं अब अपने बच्चों को खिला सकता हूँ। एग्जैक्टली यही खेत के अंदर हो रहा है इस वक्त। खाने के लिए एक अनाज था जो मैं खाने वाला था, इसके ऊपर भयंकर स्प्रेइंग की गई पेस्टिसाइड केमिकल की। रसोई में आपके खाद्य पदार्थ हैं, उनके ऊपर आपने ये स्प्रे किया। दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना है, खेत में आप मौजूद नहीं थे, यहां पर आप खुद मौजूद हो। आंखें बंद करने से, अगर एक कबूतर आंखें बंद कर ले और सामने से शेर आ रहा हो और वो सोचे कि मैंने आंखें बंद कर ली है, तो इसको उसका भोलापन नहीं बेवकूफ़ी बोलेंगे। और ऐसी बेवकूफ़ी हमारा समाज आज कर रहा है। आप समझ रहे हैं? रसोई के अंदर जब स्प्रे करने के बाद में अगर हिम्मत हो उसको खाने की, क्योंकि खाओगे तो पता चल जाएगा कि वो केमिकल है, और यही आपको पता चल रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो आंखें बंद करके। अगर नहीं प्रमाणित होता तो विश्वास कीजिए, मेरे घर के अंदर आज से 5 साल पहले मैंने साग और पालक जब खाना शुरू करा था तो उसमें केमिकल तक की स्मेल मुझे महसूस हो गई थी।
और विश्वास कीजिए उस 5 साल से अब तक अगर कभी खाया है, क्योंकि ऑर्गेनिक पालक और ऑर्गेनिक साग इतना मुझे नहीं मिला, लेकिन जब भी मैंने खाने की कोशिश करी है मैंने कभी मिलावटी गंदा बाजार का साग खाने की हिम्मत नहीं करी। तो आपके बच्चे की रोटी के अंदर जो यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड है, इसका मैं केवल आपको आंकलन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च इस पे जितनी होनी चाहिए वो आप कर लीजिए, निष्पक्ष जांच, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आंखें बंद करने से इसमें कोई हल नहीं निकलने वाला। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया काम कैसे करते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। एक कमरे के अंदर जब हिट का स्प्रे करा तो मच्छर मरे थे। जरा ये जो हम रुमाल बांधते हैं, इसको बिना रुमाल बांधे ये स्प्रे करके देखिए। बिना रुमाल बांधे, रुमाल बांध के कर रहे हो ना, रुमाल बांध के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपका बचाव नहीं हो रहा 100%, केवल उसके लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इतने कम हो जाते हैं कि आपके अंदर दुष्प्रभाव उतने सीवियर नहीं दिखते जितने दूसरे के अंदर दिखते हैं। दोबारा यही पे बात पे आता हूं, हर रोज अपने कमरे में जिसमें सोने जाते हो, हर रोज वह पूरा हिट स्प्रे अब उस कमरे के अंदर कर दो, बिना रुमाल बांधे कर लो। 5 दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा आपके खेतों के अंदर जो यूरिया पेस्टिसाइड ये जो छिड़का जा रहा है, इसकी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है। 5 दिन हर रोज ऐसे कमरे में स्प्रे करो और जाने के बाद में उसमें हर रोज रात को सो जाओ। क्यों 5 दिन बोला? एक्यूमुलेशन। पहले दिन स्प्रे करोगे, सो जाओगे, हो सकता है सुबह आराम से उठ जाओ। जब 10-15 दिन लगातार करोगे तो एक्यूमुलेशन होता जाएगा उस टॉक्सिन का शरीर के अंदर। ऐसा ही पिछले 20 साल से हो रहा है। पेस्टिसाइड, यूरिया जितना सरकार ने बोला उससे 20 गुना ज़्यादा हम डाल रहे हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा हम डाल रहे हैं। और जब हम खा रहे हैं तो हर साल में 70 किलो यूरिया से उगा हुआ अनाज खा रहे हैं। पेस्टिसाइड केमिकल जितना जा रहा है वो जाता जा रहा है, शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। फिर आप बोलते हैं पंजाब से कैंसर की ट्रेन बीकानेर को चलनी क्यों शुरू हो गई? हम तो कभी सिगरेट भी नहीं पीते थे, हम तो कभी शराब भी नहीं पीते थे, ये कैंसर ट्रेन कैसे शुरू हो गई? हमारे बच्चों के अंदर कैल्शियम आयरन की कमी क्यों हो गई? ये सीधा सीधा प्रमाण है जो मैंने आपको यूरिया और पेस्टिसाइड की लिंकिंग का दिया है, जो उसकी रोटी के माध्यम से हर रोज उसके शरीर में यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है और बीमारियों का कारण बन रहा है। दालों के अंदर वो दिन गए जब दालों के ऊपर कलर किया जाता था और आप धोते थे और थोड़ा कलर निकल जाए तो एक अलग बात होती थी। आप समझ रहे हैं? अब दालों के अंदर है वो यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड जो बच्चे खाकर बीमार होने वाले हैं। क्या खिलाएंगे उनको? सब्जी? यूट्यूब पर जाइए और डालिए, इसके ऊपर भी जी न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क अगर मिलावटी सब्जियों पे किया है तो वो इस वक्त जी न्यूज़ ने किया है, जिसके लिए प्रमाणित है। मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम कुछ लोगों को जागरूक करने की तो कोशिश की, जिसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। कॉपीराइट इशू होता नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ उनकी वीडियो। आप कम से कम समझदार हैं तो इस वीडियो के बाद में सर्चेस ज़रूर करिए इस पर। कुछ तो लोग देश के जाग जाएँ। कुछ लोग जागते हैं तभी समाज में परिवर्तन आता है। अगर नहीं जागेंगे, सोते रहेंगे, सोए हुए समाज की रक्षा कोई नहीं करने वाला। बैठे रहिएगा, सरकार आएगी, ऑर्गेनिक किसी दिन सस्ता होगा, फलाना होगा, कोई चीज़ हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। जो सॉल्यूशन होंगे हमें ही बैठकर सोचने हैं कि परिवार को कैसे संभालना है। तो जी न्यूज़ ने जो पूरी की पूरी ये बनाई, रेलवे ट्रैक, मुंबई के मेन रेलवे ट्रैक के किनारे सारी सब्जियां उग रही हैं। पूरी रिपोर्ट है हरे जहर के नाम से, आप ये जाकर देख सकते हैं। गटर के पानी से आपकी सब्जियों को सींचा जा रहा है। कम से कम भी अगर इस वक्त जाकर सर्च करोगे 50 से ज़्यादा वीडियो है जिसके अंदर आपको मूली धोते हुए गटर के अंदर मिल जाएंगे। गटर के पानी में क्यों धोया जाता है? क्योंकि उसमें घरों से निकला हुआ गटर के साथ डिटर्जेंट होता है, और जब सब्जियों को डिटर्जेंट से धोओगे तो वो चमकेंगी। जब कपड़ा चमक जाता है तो सब्जी भी चमक जाती है। चमकी हुई सब्जियां दूर से गोरी लगेंगी, आप जाओगे तो बिकेगी। गलती किसने की? उसको गटर के पानी में धोने वाले ने। बहुत वीडियोस बताई है, सबकी गलती है, सब लोग शामिल हैं इसमें। अभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ज़रूर दूंगा, आप उसको चेक करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हम लोगों ने क्या गलती करी। उसका कसूर नहीं है जो गटर के पानी से उसको धो रहा था, हमने उसे मजबूर किया है कि तू गटर के पानी से नहीं धोएगा तो तेरी सब्जियां सड़ जाएंगी, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं। ये सच्चाई है इस वक्त हमारे समाज की।
सब्जियों के अंदर सोचकर देखिए, किसी इंसान को ये पता है कि ये मेरी लौकी है, इसको मुझे उगाना है, 7 से 8 दिन लगेंगे इसको नॉर्मल होने में। और अगर आज इसमें 2 रुपए का 3 रुपए का ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दूं तो ये कल सुबह तैयार हो जाएगी। आपको क्या लगता है वो किसान क्या फैसला लेगा? वैसे ही बेचारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर उनको कोई बोल देता है अरे भाई तू जिनकी चिंता कर रहा है उनको तेरी सब्जी से लेना देना ही नहीं है, तो अगले दिन मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? कितने मर्जी प्रमाण चाहिए, यूट्यूब के ऊपर जाके आप प्रमाण ले सकते हैं इसके। इंजेक्शंस पर इंजेक्शंस लगे हैं और इसके डाटाबेस को दिन पे दिन कवर किया जा रहा है। और ये अब से नहीं, पिछले 10-15 सालों से किया जा रहा है। आज जब हमारे बच्चों की प्रजनन क्षमता कम हो रही है, रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, फिर हम पूछते हैं भाई बच्चों में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों कम है? खाने के लिए हम अच्छा दे रहे हैं, सुबह दूध अच्छा पिला रहे हैं, क्यों कम हो रही है? ये हार्मोन उनके पास में जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है। फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, 99% समाज इस वक्त इतना इंटेलिजेंट, आपको वीडियो इस तरीके मिल रही है, लीची है, लीची के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करते हुए जब उससे पूछा जा रहा है कि आप ये केमिकल क्यों स्प्रे कर रहे हैं, ही सेइंग कि जब हर कोई स्प्रे कर रहा है नहीं तो लीची नहीं बिकेगी। क्योंकि लीची जो मैं आपके पास लेकर आया हूं कुछ हरी है कुछ लाल है, प्रकृति थोड़ी बैठी है कि हर चीज लाल और मीठी बनाएगी। ये प्रकृति का नियम है कि कुछ लाल बनेगी, कुछ हरी बनेगी, कुछ मीठी बनेगी, कुछ खट्टी बनेगी, कुछ में स्वाद होगा, कुछ में नहीं होगा। लोग ये कहना नहीं चाहते, लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे मीठी चाहिए, मुझे केवल लाल चाहिए। कहां से लाऊं इतनी लाल? बाकी का नुकसान उठाऊं क्या? तो स्प्रे कर रहा हूं। तो बोलो क्या बिगाड़ोगे उसका बेचारे का? मजबूर हम करते हैं, एडल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, खिला रहे हैं बच्चों को आंख बंद करके लाल और मीठी लीची। ये लाल और मीठी लीची नहीं है, ये जहरीली लीची भी है। तो ये फ्रूट का हाल आपने देखा, कैल्शियम कार्बाइड हम लगा रहे हैं। अच्छा, एक और खेल के अंदर हम बहुत बढ़िया खेल जो है ना हम लोगों को बहुत पसंद है। जितना पढ़ते लिखते जा रहे हैं उतना ज़्यादा खेल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप जानते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसके अंदर ज़्यादा परेशान मिलेंगे आपको। उदाहरण देता हूँ, जब आम के ऊपर इन्होंने चाइनीज़ पुड़िया डालनी शुरू करी तो पहले प्रश्न आया कि भैया ये चाइनीज़ पुड़िया डालते हैं, ये चाइनीज़ पुड़िया डालने से आम जो है रातों रात पक रहा है। तो ये कहा जाएगा कि भैया इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है चाइनीज़ पुड़िया से निकलेगा इथाइलिन, और ये आम जब रखते हैं हमने स्टडी किया इससे भी निकलेगा इथाइलिन। तो जब दोनों से इथाइलिन निकल रहा है तो दोनों सेम है, तो डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा ही कहकर देश में 1965 में यूरिया बेचा गया। किसान लेने को तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती जा के खेतों के अंदर डाले गए। क्यों डाले गए? हमारे देश के उस वक्त के तथाकथित वैज्ञानिक ये मानने के लिए तैयार थे जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, अभी पढ़ाई पूरी हुई है ना, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है। तो जब मैं नाइट्रोजन डालूंगा तो सेम ही तो हुआ, क्या नुकसान है? यही तथ्य देकर आज डॉक्टर भी कैल्शियम की गोली बच्चे को खिलाता है। दूध पिलाओगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम। मेरी गोली में क्या है? कैल्शियम। जब दूध से कैल्शियम जा रहा है, मेरी गोली से कैल्शियम जा रहा है, तो कैल्शियम ही तो है, खिलाओ। अब जब 15-20 साल 25 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद में यही पढ़े लिखे लोग वापस आते हैं। यूरिया आपने ज़्यादा डाल दिया, जितना हमने कहा था उतना ही डाला जी, ज़्यादा डाल दिया। कैल्शियम की गोली जितनी हमने कही थी उतनी नीचे ज़्यादा डाल दिया आपने, इसलिए बच्चे को पथरी हो गई। कैल्शियम एक्यूमुलेट होता गया ना, दूध का कैल्शियम एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था, पथरी नहीं कर रहा था, इसका कैल्शियम जो था वो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, तो वो हो गया। अब उसके ऊपर भी रिसर्च करनी नहीं छोड़ेंगे। वो कैल्शियम की गोली देने के बाद भी नई कैल्शियम की ऐसी गोली बनाएंगे जिसको बोलेंगे हाई बायोअवेलेबिलिटी। शरीर में ये कैल्शियम की गोली जाने के बाद में अब इकट्ठी नहीं होगी जी, अब पथरी नहीं बनाएगी, दूसरा काम करेगी। सिद्धांत नहीं पकड़ रहे, और सिद्धांत ये कहता है प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। सिद्धांत ये कहता है कि जो खाना देना प्रकृति का काम है, हमारा काम मेहनत करना है। हम मेहनत करना नहीं चाह रहे और प्रकृति में जो चीजें हैं उसके विकल्प ढूंढ रहे हैं अपनी मेहनत को बचाने के लिए, फिर वो जहर बन जाती है तो उसके बाद भी लगे पड़े हैं। आज के मैं अभी आपको लेटेस्ट बता रहा हूं जिसमें हम ऑर्गेनिक को भी जहर करने में लगे हुए हैं। जानते हैं वो क्या है? पहले क्या होता था, आम के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया डालते थे। अब ये पता चल गया अरे भाई ये पुड़िया तो भैया अंदर जा रही है, गैस जो है ना इथाइलिन की, वो अंदर जाके टॉक्सिन कर रही है, ये थोड़ा सा सार्वजनिक हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, मार्केट में आ रहा है हार्मोन। अब उसको क्या कह के बेचा जा रहा है कि भैया ये हार्मोन जो है, ये नेचुरल हार्मोन जो होता है वो नेचुरल हार्मोन से मिला हुआ है, इसका लिक्विड हल्का सा आम पे लगाओ, आम पक जाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं। अब पता नहीं है
नुकसान होगा कि नहीं होगा कब पता चलेगा? 15 साल बाद। सिद्धांत फिर गलत है। जब ये आम है इसको नेचुरली पकना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करना सही बात नहीं है। आप इसके कार्टन को थोड़ा बंद करके रख दो, इसकी नेचुरल एयर से इसको पकने दो, ये सब तो मान्य है, इसको तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह से हार्मोन लगाना या कुछ लगाना, सरकार कह देती है यार, वैज्ञानिक कह देते हैं, 15 साल बाद आके कह देंगे हमसे गलती होगी। पिछले 80 सालों से यही खेल चल रहा है। हमारे देश में गोबर से खेती हो रही थी, बाहर के लोग आए, अबे क्या कर रहे हो, गोबर से खेती कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर डाल दो, इससे कोई नुकसान नहीं है, गोबर के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, इसमें भी नाइट्रोजन है, डाल दो। अब 50 साल बाद आके कहते हैं अबे यार ये तो गलती हो गई यार, और गलती मानते नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो गलती मानेंगे नहीं, वो यही बोलेंगे ठीक है इसमें थोड़ा सा गोबर और डाल दो। भैंस का गोबर और देसी गाय का गोबर वैज्ञानिकों के लिए, आज के हमारे तथाकथित एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, मेरे स्टोर के ऊपर 2 साल पहले आए हैं, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो हमने उन्हें बताया कि देसी गाय का फार्म में होना जरूरी है, क्योंकि उसके गोबर से ही खेती हजारों सालों से होती आई है, इसलिए हमारे देश में देसी गाय का बढ़ना जरूरी है। द एग्रीकल्चर तथाकथित एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सेड, भैंस के गोबर में और देसी गाय के गोबर में कोई फर्क नहीं है, तुम भैंस को रख लो, भैंस के गोबर से खेती करो। पढ़ाई लिखाई करना अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमारी कॉमन सेंस के ऊपर भारी ना पड़े, इतनी पढ़ाई लिखाई हमें नहीं करनी चाहिए। कॉमन सेंस को कॉमन सेंस की तरफ से रखें। हजारों साल से जो प्रक्रिया चलती आ रही है, 1 मिनट में उसको छेड़छाड़ ना कर दें। कम से कम वो जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको 15-20 साल का समय दें और उसके बाद में उसको लागू करने की कोशिश करें। जैसे ही कोई एक एडवांसमेंट स्टडी आती है लागू कर देते हैं और उसके लिए होने वाले नुकसान के लिए फिर हम घूमते रहते हैं, खोखली करते जा रहे हैं जनरेशन अपनी। माफी चाहूंगा, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये वीडियो मैं केवल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बनाना चाहता जो टॉपिक है, बिकॉज इसमें कई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको अच्छे से गहराई से समझना जरूरी है अगर बच्चों के भविष्य को हमें बचाना है। तो इसीलिए थोड़ा मैं बीच में आज टॉपिक से डाइवर्ट जरूर होऊंगा, और वीडियो मेरी लंबी बनती है वो आपको पता ही है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो क्या आपने थाली में क्या परोसा बच्चे को? रोटी, दाल, सब्जी, तीनों का प्रमाण मिल गया। सब्जी में इंजेक्शन लगे, गटर के किनारे हो रहे हैं, यमुना के किनारे गंदा पानी है, और कितना प्रमाण चाहिए? हर रोज मेट्रो से मैं जाता हूं, हर रोज मेट्रो से मैं आता था, अब लॉकडाउन में बंद हो गई तो अलग बात है। यमुना का गंदा पानी है, इसके बाजू में खेती हो रही है, वो पानी जिसको मैं देखना नहीं चाहता, उसके बाजू में से सिंचे हुए पानी में से अगर सब्जियां उग रही हैं, कहां जाएंगी ये? दिल्ली में ही मेरा घर है, मेरे घर में नहीं आएगी तो और कहां जाएगी? बंगाल में जाके थोड़ी बिकेगी। जी न्यूज ने उठाकर आजादपुर की कई सब्जियों की, सारी मंडियों की, गाजीपुर की सबकी मंडियों के अंदर सब्जी को लेकर टेस्ट करवा दिया, सैंपल दे दिया, प्रमाणित कर दिया कि 20 गुना ज्यादा कैडमियम, लेड और आर्सेनिक है। आप समझ रहे हैं, दीज आर हाई पॉइजन्स। लेड और आर्सेनिक की मात्रा 20 गुना होने का मतलब आप जानते हैं? एक ड्रॉप अगर बच्चे के जुबान पे चली जाए बच्चा मर सकता है, इतने हाईली पॉइजनस चीजें हैं ये। गंदे पानी में से मूर्खों की तरह हम सींचे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, आंखें बंद करके खा रहे हैं। और ये सब्जियां हमारे आ रही है टेबल पे, सच्चाई पता चल रही है, टीवी देखते हैं, बंद करते हैं और चले जाते हैं। और फिर कल को बच्चों को दिक्कत होती है, फिर क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे ने तो पता नहीं हमने क्या गलत काम किया, कैसे हो गया। आंखें बंद करने से शेर नहीं खाएगा, ये मूर्खता है, ये भोलापन नहीं है। भोले मत बनिए, अगर ये चीजों की जानकारी आ रही है तो कम से कम इसके लिए जागिए। सब्जी, दाल, रोटी प्रूव हो गया, संतुष्ट हुए, ये प्रमाण हैं, सारे प्रमाण आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने प्रमाण किया उनसे और प्रश्निंग कर रही, और क्वेश्चनिंग करनी है तो कर लीजिए, जितने प्रश्न लगाने लगा लीजिए। राइस, सबसे पहले रिपोर्ट आई चाइना में, प्लास्टिक का राइस बनना शुरू हो गया, जागरूकता करनी शुरू की गई, तो ये कहा अरे चाइना वाले हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं, हमारे देश में कोई खतरा नहीं है। फिर रिपोर्ट आई तमिलनाडु और केरला के पास में कि वहां के बाजारों में प्लास्टिक राइस मिला। अरे नहीं, ये तो तमिलनाडु कर्नाटक की बात है, यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर ये राइस नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ANI की रिपोर्ट है, प्लास्टिक राइस खुली बिक्री हो रही है मार्केट में। अब रिपोर्ट को दबा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही समाज को पता चलेगा, समाज ने ये नहीं सोचना
कि ये प्लास्टिक चावल कैसे है, हमें नहीं खिलाना है या क्या खिलाना है, सीधा जाके सरकार के ऊपर चढ़ जाओगे। ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको बंद करो बंद करो, और हमारा काम कंप्लीट, चद्दर डालो और सो जाओ। 99% समाज प्लास्टिक का सरकार बेच रही थी, प्लास्टिक का चावल सरकार बेच रही थी। सरकार की जिम्मेदारी है, मैं ये मना नहीं करता, लेकिन हम में से 99% लोग केवल सरकार को दोष देके चद्दर डाल के सो जाते हैं। ये नहीं सोचते इसके अलावा भी मेरा कोई फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है। वो क्या फ़र्ज़ बनते हैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। और विश्वास कर लीजिए, आज 3 साल हो गए बाक्षी को रिसर्च करते हुए। अगर अपने इस फ़र्ज़ को हम निभाने में कामयाब नहीं हुए तो देते रहिए दोष सरकार को। सरकार भी सर झुका के आपके लिए राजनीतिक कोई विकल्प निकाल देगी। होना कुछ नहीं है, रहोगे वहीं पे जहां पे है। ये एडल्ट्रेशन 20 साल से 25 साल से बढ़ती जा रही है, आगे भी भयंकर बढ़ेगी, और अब तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हालात आप आजू बाजू देख ही रहे हो। बात समझ रहे हैं? प्लास्टिक राइस का मिल गया, अंडे प्लास्टिक के हमारे देश के अंदर ही पकड़े गए। कलकत्ता के अंदर प्लास्टिक के अंडे बेचे गए, न्यूज़ रिपोर्ट्स में आए गए हैं। रिपोर्ट दब जाती है, इतनी सार्वजनिक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके तो बैठने से फ़र्क नहीं मिलता। क्या खिलाओगे बताओ? नाश्ते में अंडे खिलाओगे? नॉन वेज खिलाना चाहते हो? अगर लिस्ट ऑफ उसके अंदर एडल्ट्रेशन, चलो नॉन वेज की भी बात कर लेते हैं। जब इंसान को खाने के लिए आप अन्न शुद्ध नहीं दे पा रहे, तो जानवरों को खाने के लिए आप अन्न शुद्ध दे दोगे अपने देश में? कॉमन सेंस लगा कर देखो। दूसरी बात, जहां से ये अंडे और नॉनवेज आते हैं, केवल वहां की फैसिलिटी को आप एक बार विजिट करके देख लीजिए। और मैं जानना चाहूंगा ऐसे समझदार लोगों को जो विजिट करने के बाद में उनको खाना पसंद करेंगे। अंडे की फैक्ट्री के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप अगर हमारे देश में आज अंडे निकल रहे हैं, केवल जाकर वहां पर जाकर उन पक्षियों की हालत देखिए जिनसे अंडे निकलते हैं, और अगर आप उनकी हालत को देख लेंगे, आप वो जिंदगी भर अंडा खाने का मन नहीं करेगा आपका। जो इंसान, जो प्रकृति का एक अंश खुद पीड़ित है, खुद रो रहा है, खुद बिलख रहा है, उसके कटने के बाद में, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, उसके कटने के बाद में उसका खाया हुआ मांस आपके शरीर के अंदर वर्धन कर देगा, आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, आपको एक मनुष्य बना सकता है। खुद सोच कर देखिए। और लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन इतनी, जब इंसान को खाने को अच्छा अनाज नहीं मिल रहा, तो जब जानवरों को आपने अनाज ढंग का नहीं देंगे, जानवरों को क्या दोगे आप उनको हार्मोन नहीं लगाओगे? स्पेशल फीड्स आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक नेचुरल मुर्गी होती है, अगर उसको अंडे देने के लिए आप फ्री छोड़ देंगे ना, तो वो हर रोज अंडा नहीं देती है। बचपन में पढ़ाया गया है, हर रोज एक मुर्गी ने अंडा दिया, हर रोज मुर्गी कोई अंडा नहीं देती। वो 3 दिन में, 4 दिन में एक अंडा देती है। उसको स्पेशल इस तरह के फीड खिलाए जाते हैं, इस तरह के हार्मोन्स लगाए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि हर रोज का एक अंडा निकलता रहे, हर रोज का एक अंडा निकलता रहे। तो क्या करा? प्रकृति से करी छेड़छाड़, बने हम समझदार और पैदा किया जहर। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, बहुत समझदार हो गए हैं पढ़े लिखे, और बनाएंगे जहर खिलाने के लिए एक दूसरे को। ये काम में लगे हुए हैं आज। तो अंडा खिलाओगे? नहीं खिलाएंगे। हार्मोनल इंजेक्शन लग लग के, कितनी वीडियोस है, मिल जाएंगी। इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर किसी एक मुर्गे का, अगर आपको नॉनवेज है, इंजेक्शन लगाइए उसके अंदर। पानी के इंजेक्शन लगते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, ताकि उसका वजन बढ़ जाए। जो आपको आधे किलो का मिलना था वो 1.5 किलो का बिक जाए। जब दिमाग के अंदर ही एडल्ट्रेशन बनी हुई है, तो आप छोड़ दोगे क्या उस चीज़ को? वो जाएगा शरीर के अंदर और नुकसान करेगा। अब बता दो कि बच्चे के लिए जो आपने सुबह टेबल, दोपहर की टेबल, शाम की टेबल सजाई, कौन सी चीज़ बची जो आप बच्चे को दे दोगे? आज से कुछ साल पहले, वो आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने ये क्लेम किया था, हमारा उस वक्त ये मानना था कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर किसी की नज़र नहीं है। ये एक प्रीमियम चीज़ होती है, हो सकता है इसमें छेड़खानी ज़्यादा ना हो। जानकर आपको हैरानी होगी, ड्राई फ्रूट्स तक नहीं छूटे। पहले इनमें एडल्ट्रेशन होती थी कि भैया बादाम के साथ में मूंगफली के दाने मिक्स करके, या पिस्ता के साथ में मूंगफली के दाने रंग करके मिक्स करके भेज दिए,
लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन हैज़ गॉन टू एन एक्सटेंट, बादाम को मशीन के अंदर घुमाते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं, बचा हुआ जो बादाम होगा वो मार्केट में बिक जाएगा। फिर आप जाके मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं 650 रुपये किलो क्यों मिल रहा है, वो 1200 रुपये किलो क्यों मिल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात, 1200 रुपये किलो देने के बाद भी हो सकता है 650 किलो वाला हाथ में पकड़ा दिया जाए। खुश कौन सी बात में आप हो जाएंगे ये आपको तय करना है। कई लोग खुश हो जाते हैं 1250 वाला 650 रुपये के अंदर लेकर आया, कई लोग दुख मनाते हैं 1200 वाला 650, कई लोग दोनों में दुख मनाते हैं। भाई तेल तो किसी में नहीं था, मैं बादाम तो तेल के लिए लेकर गया था। जब बादाम में तेल ही नहीं है तो खोखला बादाम 1200 रुपये किलो भी खा के क्या करूंगा। खेल ये चल रहा है, आप समझ गए। एसिड वॉश, यूट्यूब पे जाइए, ड्राई फ्रूट एसिड वॉश टाइप करिए, फिर रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे ख्याल से जी न्यूज़ की रिपोर्ट है। प्रमाण देखना चाहते हैं एसिड वॉश का, बाजार में जाइए, हम तो दिल्ली में, यहाँ तो खाड़ी बावली है, वहाँ जाने के बाद में जो सबसे अच्छे चमकते हुए काजू मिले उठाकर मुंह में डाल लीजिए। 1 2 5 6 जीभ के ऊपर अगर महसूस होने लग जाए ना कि एसिड जो है वो मुझे छू रहा है, तो समझ जाइएगा वो रिपोर्ट गलत नहीं थी। अगर कोई ड्राई फ्रूट देखने में नया लग रहा है लेकिन खाने के बाद में कड़वा है, ड्राई फ्रूट कड़वा कब होगा, जब वो पुराना होगा। पुराना होगा तो उसका टेक्सचर भी गलत होना शुरू होगा, उसका टेक्सचर भी गलत होना शुरू होगा और थोड़ा थोड़ा कड़वा भी होगा। देखने में ड्राई फ्रूट नया है लेकिन अंदर कड़वा है। एसिड वॉश, एडल्ट्रेशन का तरीका। अब खिलाएंगे बच्चों को 1700 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो अखरोट लेकर आए, बच्चों को खिलाने की कोशिश की। अखरोट क्या जाके शरीर में बच्चे की मदद करेगा, रिसर्च करने की खुशी होती है। कई लोग कहते हैं भैया अखरोट में शेल वाला ले आऊँगा तो बच्चे को बचा लूँगा, बादाम को शेल वाला ले आऊँगा तो बचा लूँगा। ये जो रिपोर्ट आज हमारे पास में आ रही है, ये आज मिलावट नहीं कर रहे जो आज आ रही है, 15 साल से मिलावट हो रही है, पता आज चल रही है। तो जब 99% समाज एडल्ट्रेशन करने के अंदर पूरा दिन अपना रिसर्च करता रहेगा, उसकी पोल तो 15 साल बाद खुलने वाली है। तब तक तो बच्चों के शरीर में जहर जा चुका, वापस कैसे लेकर आओगे। और बताइए दिन में क्या खिलाना चाहोगे बच्चों को, पिज्ज़ा, मैगी। जब एक बेसिक अनाज बच्चे को खिलाने के अंदर उसको जहरीला कर दिया तो आपको लगता है हम पिज़्ज़ा मैगी को छोड़ देंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है। अब मुझे ये बताइए, आज हमारे बच्चे 25-30 साल के अगर हो रहे हैं, शरीर रोगों से गंभीर हो रहा है, छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो रही है, ग्लूटेन एलर्जीज़ हो रही हैं, हर घर के अंदर थायराइड आ रहा है, जॉइंट पेन आ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स ये बढ़ती जा रही हैं, कैंसर हर घर में बढ़ना शुरू हो गया। क्या सीधी इंटरलिंकिंग करने के अंदर इतनी हमारी कॉमन सेंस बंद हो गई है कि हम इसकी लिंकिंग नहीं कर पा रहे। केरला के आसपास का सत्यमेव जयते का मैंने आपको एपिसोड बताया ना, समय निकले तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन तक बीच बीच में देखते रहिए। केरला के पूरे गांव के अंदर बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं क्योंकि पेस्टिसाइड की ज़बरदस्त स्प्रे हुआ। समझिए 1 साल के अंदर पेस्टिसाइड इतना भयंकर स्प्रे हुआ तो बच्चे अपंग पैदा होने लग गए। जब हर साल थोड़ा थोड़ा पेस्टिसाइड शरीर में जाके एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि बाहर तो नहीं निकल रहा। कोई ऐसी स्टडी है जो आपको ये बता रही है कि पेस्टिसाइड हमारे शरीर में गया, न्यूट्रलाइज होकर शरीर से बाहर निकल गया। अगर ऐसा हो जाए तो पॉइजन हमारे लिए सेफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्यूमुलेट तो हो रहा है। वहां पर रिजल्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि भयंकर स्प्रे हुआ, तो 5 साल बाद ही निष्कर्ष दिख गया कि बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। पंजाब के मालवा रीजन में 70% ऑफ द पेस्टिसाइड टोटल जो स्प्रे होते हैं पूरे राज्य के अंदर, उसकी स्प्रेइंग हो रही है। तो पता चल गया बच्चों को जब कैंसर हुआ। हम वेट इस बात का कर रहे हैं आंख बंद करके कि हमारे यहाँ स्प्रे इतना हुआ नहीं, 70% हुआ नहीं, हमारे यहाँ तो 20-30% होता है। अरे हो तो 20-30% रहा है, एक्यूमुलेट तो हर रोज हो रहा है आपके बच्चे के खाने में। तो आज नहीं दिखाएगा तो 10 साल बाद दिखा देगा। तो जो हो रहा है, क्रम चल रहा है, वो सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन है जो पूरे दिन की बच्चे की थाली की मैंने आपको बताई है। और ये वो खाना है जो आप घर में पका रहे हो। जब बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में खाओगे तो वो तो इसके अंदर और भी बढ़िया करामात करने वाला है, क्योंकि उसको तो ये तो तब है जब आप अपने बच्चे की सेहत की चिंता करते हो, तब इतना जहर बच्चे की थाली में जाने वाला है। और जो बाहर का इंसान है जिसको सेहत की चिंता है ही नहीं, जब वो खाना बनाकर बच्चे को परोसेगा तो क्या हाल करेगा उस खाने का। तो जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जो घर का खाना नहीं मिल पा रहा, पहले तो घर के खाने के अंदर ही 20% ही पोषण रह गया और 60 से 70% अब जहर जा रहा है।
जो बाहर जा रहा है उसके हालत तो 1 साल के अंदर सिर्फ इसीलिए खराब होती है कि पहले तो पॉइजन 80% है, ऊपर से 20% जो पोषण बचा था वो भी खत्म। तो लिंकिंग कॉमन सेंस के साथ में ऐसे की जाती है। समस्याओं को आपको समझ में आया? पूरे देश में पूरे हमारी जो दिन भर की थाली है उसका क्या हाल है, और इसके ऊपर जितनी रिसर्च होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो प्रमाण हम निकाल सकते हैं वो निकालने चाहिए, जितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो निकालने चाहिए। अब आता है इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। क्या कोई तरीका है जिससे हम इससे बचा सकते हैं? 2 चीज़ें रह गई। एक तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो खाना हम बच्चे को खिला रहे हैं वो सुरक्षित हो जाए, और दूसरी बात कि सॉल्यूशन कैसे, वो सुरक्षित खाना मिलेगा कहाँ पे। 2 चीज़ें आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप आज कर सकते हैं, और आज अगर हमने करना शुरू कर दिया तो जब तक ये 5-10 साल में बच्चों में एक्यूमुलेट होकर जहर जो है पनपेगा, उससे पहले शायद हम इसका हल निकालने में कामयाब हो जाएं। 3 साल की रिसर्च के बाद इसके अलावा मुझे कोई हल नहीं दिख रहा। या तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कोरोना आई तो एयर पोल्यूशन कम हुआ। अगर ये इस तरह की आपदा कोई खाने के सेक्टर में नहीं आई तो बच्चों को जहर खिला खिला के हम मार देंगे। ये बात आप प्रमाणित रखिए, और ये YouTube की ये वीडियो मेरी 5 साल बाद 7 साल बाद भी लोग देखने वाले हैं। 2020 है, मैं ये चीज़ की घोषणा करना चाहूँगा। जितनी मेरी बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार तो मैं कर रहा हूँ। करना क्या है? 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, दोबारा दोहरा रहा हूँ, वोकल फॉर लोकल। आपके आसपास में कोई भी इंसान है जो ये दावा करता है कि मैं यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के बिना आपके बच्चों को अच्छा खाना खिला सकता हूँ, उसकी मदद करिए। वो इंसान कौन हो सकता है? आपके ही घर के आसपास का कोई किसान आपके शहर में आता है, और वो किसान आकर बोलता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा खेत है, मेरे खेत पे आके आप देखिए, उसको विजिट करिए, मैं आपके बच्चों को अच्छा खाना खिलाता हूँ यूरिया पेस्टिसाइड के बिना। जाइए उसके खेत को विजिट करिए। ये 1 दिन 2 दिन का समय लगाना आपके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर वापस करने वाला है। अस्पतालों में भी कल को हम 1-1 हफ्ते लगाने वाले हैं। तो अगर जाकर उसके खेत के ऊपर जाकर उसकी देखिए, उसकी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें, पता लग जाएगा कि झूठ बोल रहा है कि नहीं। हम लोग इतने भी मंदबुद्धि नहीं हैं। हम लोगों ने पिछले 20 साल में तरक्की पता है क्या की है? जहर को देखकर नज़रअंदाज करने की। ये तो हमने हुनर सीखा है। कोई इंसान जो भोला है, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, पहचान जाते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है, लेकिन उसकी बात का विश्वास नहीं करते हम। हमने 20-25 सालों में ये हुनर सीखा है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बच्चे हमारे इन्वॉल्व हैं। अगर आपके राज्य के अंदर, आपके घर के आसपास कभी भी आपको लगे, कहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगी। एक किसान हो सकता है जो आए और आपके मोहल्ले के अंदर चिल्लाए कि भैया मैं बिना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड की चीज़ उगाता हूँ, वहाँ मेरा फार्म है। वो बताएगा कि मेरा फार्म है, वो उसको दिखाना है। उससे आप केवल 3 चीज़ें मांगिए: मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता। तुम्हारे खेत में कभी भी आ सकते हैं, तुम इसके लिए गारंटी देते हो? हम आकर देखना चाहते हैं। बरसातों के मौसम में उसके खेत को विजिट कर लीजिए। बरसातों के क्या, नॉर्मल मौसम में कर लीजिए। मिट्टी के अंदर डालिए एक खुरपा और निकालिए। अगर उसमें से केचुए निकल रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड मिट्टी में नहीं डल रहा। जब मिट्टी में नहीं डल रहा तो वो जितनी चीज़ें उगा रहा है वो आपके घर पे आ रही है। अगर आपके घर पे नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? क्योंकि उसका मूल्य ही 2-2.5 गुना है सब्जी का। 50 रुपए की जो सब्जी मार्केट में बिकती थी वो 100 रुपए की बिकेगी। वो इतनी मेहनत कर रहा है, और वो 100 रुपए की सब्जी जो है वो आप ही को बेच सकता है, क्योंकि 100 रुपए देने के लिए तैयार आप ही हो। तो सब्जी लाएगा, उगाएगा तो बेचेगा कहाँ पे? तो करना क्या है? महीने में 1 दिन का विजिट लगाना है। ऐसे ही फार्म पर घुस कर आए, वहां जाइए, खुरपी डालिए, अंदर से केचुए निकल रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर इस मिट्टी में से केचुए निकल रहे हैं, उससे पूछिए। उसके फार्म में गए, वहां पे सब्जियां उगी पड़ी है। मेरे घर में इस बार सब्जी आई है, उसमें टमाटर, आलू, प्याज थे। वही टमाटर, आलू, प्याज उसके खेत में दिख रहे हैं, तो प्रमाण हो तो गया। जब वो इंसान पारदर्शिता से अपना पूरा खेत आपको दिखाने को तैयार है, क्या प्रमाण चाहिए? हम प्रमाण मांगते हैं, सर्टिफिकेट दिखाओ, फलाना दिखाओ। अरे भाई, वो किसान है, वो व्यापारी नहीं है। अगर वो व्यापारी बन जाएगा तो मेहनत, ईमानदारी से आपके लिए काम नहीं करेगा। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर उसकी उगाई हुई बिना केमिकल पेस्टिसाइड की सब्जी आपने नहीं खरीदी, किसान तो मरेगा। फिर वो जाकर जब वो इंजेक्शन लगाता है, फिर हम क्या बोलते हैं? बड़ा गंदा किसान है, मेरे बच्चों के लिए इंजेक्शन लगा रहा है। जब वो शुद्ध बेचने आया था तो हमने माना था क्या?
अब मेरी पहली बात, इस सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो जब वो आ रहा है शुद्ध बेचने के लिए, विश्वास करिए, उसका समर्थन करिए। पहला लेवल होता है किसान का। जब हमारे देश का किसान सीधा ग्राहक से जुड़ गया तो समझिए देश समृद्धशाली होना शुरू हो गया। मैं तो ये तक मानता हूं कि बीच में रिटेलर्स तक की आवश्यकता नहीं है। हम रिटेलर जरूर है लेकिन हमारी आवश्यकता नहीं है। कल को अगर खेती करके मुझे 15 घर या 20 घर मिलते हैं जिनको खाना खिलाकर मेरे घर में मेरे बच्चे 2 रोटी शुद्ध खा रहे हैं और उनके घर में बच्चे 2 रोटी शुद्ध खा रहे हैं, तो इससे अच्छा जीवन हमारे लिए हो ही नहीं सकता। और मैं इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं 3 चीजें हैं जो मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, अन्न, जल, वायु। अगर ये 3 चीजें मैंने अपने बच्चों को शुद्ध दे दी तो मुझे नहीं बड़ी गाड़ियां और नए बड़े महल चाहिए। अब इसकी कीमत को हम कितना समझते हैं, क्योंकि तीनों फ्री में मिली है इसलिए एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। जब नहीं मिलेगी तब पता चलेगा कीमत क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, पहली चीज आपको जागरूक रहना है। आपके आसपास अगर कोई भी किसान है जिसका आपको पता चलता है कि भाई ये ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं समर्थन करूंगा। पहली बात, जब तक किसान, क्योंकि किसान भी एकदम नहीं आ सकता आप तक, किसान तक तो ये वीडियोस इतनी आसानी से पहुंचेंगी नहीं। कोई भी इंसान हो, रिटेलर हो या कोई भी इंसान हो जो आपके शहर के अंदर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, ऑर्गेनिक के रिटेल सेगमेंट में पिछले 3 साल में वाक्षी ने 6 से ज्यादा स्टोर खुलवाए थे। लोगों को मदद करके, मिडिल क्लास लोग थे, मेहनती थे, ईमानदार थे। हमारे यहाँ टेस्ट होता है, पहले हम चेक करते हैं उनको कि भैया इतनी मेहनत कर लोगे कि नहीं कर लोगे। आप अगर संपर्क करेंगे वाक्षी पे, मैं अपना स्टोर खोलना चाहता हूं, तो आपको कंडीशंस ऐसी दी जाएगी, आप करेंगे इस बिजनेस में जाएगा कौन यार, बकवास बिजनेस है, कौन करेगा इसको, इसमें कमाई नहीं है। उसके बावजूद बेचारे 6 लोगों ने अपनी पूंजी लगाकर वो स्टोर शुरू करा। 6 में से 5 स्टोर बंद हो गए क्योंकि आसपास लोगों को ना वो समझा पाए ना लोग समझ पाए। और हुआ क्या, स्टोर केवल वो बंद नहीं हुआ, उसके आसपास के जितने लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी अपने बच्चों की थाली से जहर को हटाने की। मन तो हर किसी का करता है मेरा बच्चा शुद्ध खाना खाए। अगर सब कुछ इतनी आसानी से टिक करके हो जाता तो सारी दुनिया कौन कहेगा, कौन मिलावट हो ही इसीलिए रही है ना, क्योंकि हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी प्रमाण देंगे अभी। आपको समझ में आया सबसे पहला काम हमें क्या करना है। कोई भी ऑर्गेनिक रिटेलर है जो मेरे शहर में अगर खुलेगा, 3 चीजों के ऊपर फोकस करिए। क्या वो मेहनती है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। अगर हर चीज आपको सच साफ साफ बताने को वो तैयार है और आप उसकी बात को समझने के लिए तैयार हो तो ये जोड़ी बनेगी। अगर ईमानदारी से वो काम कर रहा है, बेईमानी आपके साथ नहीं कर रहा, तो वो आपके बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाएगा। और अगर दिन रात मेहनत कर रहा है तो यही सही तरीका है, यही परिभाषा है एक किसान की और एक रिटेलर की, जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। 3 पैरामीटर मैंने बताए और तीनों आवश्यकताएं आपके अंदर भी होनी जरूरी है। मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता खुद की भी बढ़ानी है और सामने जो रिटेलर और किसान है उससे भी आह्वान करना है कि तुम बढ़ाओ, क्योंकि काम ये तभी बनेगा जब तीनों के तीनों जुड़े रहेंगे। लक्ष्य क्या है, सीधा किसान आप तक आने लग जाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे देश में 50 से 60% किसान हैं, 30 से 40% नॉर्मल पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है 60% किसान को 40% पॉपुलेशन के साथ जोड़ देंगे और हर किसान को अगर हमने 15-20 घर दे दिए कि भैया तुम इन घरों के अंदर अनाज पहुंचाओ और ये लोग भी पारदर्शिता से आपको समर्थन दें, तो सब लोग खुशहाल हो सकते हैं। बीच में रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको परेशानी की बात नहीं है। रिटेलर जाके भी किसानी की खेती करने लग जाए, कोई आफत नहीं आने वाला। ये सेगमेंट बहुत छोटा रहने वाला है। मेहनत ईमानदारी से कमाएंगे सब, जिसको कमाना है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो ऑर्गेनिक रिटेलर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो समर्थन देंगे आपको। तो पहली चीज जो आपका फर्ज बना वो मैंने आपको बताया कि आपके समाज के अंदर जो भी इस तरह के लोग आ रहे हैं उनको तुरंत समर्थन देने लगे। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ऑर्गेनिक की आइडेंटिफिकेशन का तरीका जो सबसे बड़ा होने वाला है, मैं कोई चीज़ जो खाने वाला हूं वो शुद्ध जैविक है कि नहीं है, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ये सर्टिफिकेट के ऊपर प्रमाणित नहीं होने वाला। सबसे पहली वीडियो 3 साल पहले मैंने बताई थी, मेरे दिमाग में ये वहम था कि सर्टिफिकेट देखने से हम चीज़ों को पता कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। क्यों? 99% लोग एडल्ट्रेशन के सेगमेंट में लग रहे हैं। जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं वो कोई आसमान से नहीं उतर के आएंगे।
हमारे ही समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको प्रमाणित करने का तरीका बता रहा हूं। पहले तो मैंने क्या बताया, 3 चीजों पे आप प्रमाण मांगिए, मेहनत पे, ईमानदारी पे और पारदर्शिता पे। और समझदारी से समझने की कोशिश करिए कि दूसरा इंसान क्यों कर रहा है। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए नहीं कि उस किसान का कारोबार चलाना है, इसलिए कि वो किसान ही मेरे बच्चों के जहर को मुक्त कर सकता है। अगर वो डूब गया तो साथ में बच्चों की थाली में भी जहर आने वाला है, इस बात को समझना है। तो दोनों की जब आपस में इंटरडिपेंडेंस रहेगी तो दोनों सही में मिलकर काम कर पाएंगे, और ये करना क्यों जरूरी है समझ में आ गया। अब मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण बताता हूं ऑर्गेनिक को कंज्यूम करने का। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अगर आप लोग थक गए हो तो जाकर आराम से ब्रेक ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और जाने के बाद में दोबारा आ जाइए, क्योंकि इसके बाद में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैं शुरू करने वाला हूं। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे आप पूरा जीवन अपने बच्चों को शुद्ध खाना नहीं खिला पाएंगे। तो इसीलिए आराम से पॉज करिए, जाइए और फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिक की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मैंने 2 लिंक्स बताए। पहली बात तो जिससे जुड़ रहे हो, मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता पे काम करो। किसी दोस्त के साथ भी बैठते हो ना 1 हफ्ता, तो पता चल जाता है वो इंसान सच्चा है कि नहीं है। तो इतने भोले हम ना बने कि हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हमें कोई बेवकूफ़ बनाता रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा। पता चल जाएगा। आंखें खुली रखिए, जागरूक रहिए, और जो सच्चे लोग हैं उनके साथ जुड़ कर रहिए। पहली बात तो ये। और अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे से तो हम कह रहे हैं ईमानदारी, पारदर्शिता रखो, खुद हम घोटालेबाजी करे जा रहे हैं। नहीं बनेगी बात, छोड़ देगा वो आपका रास्ता। मरने दोनों वाले हैं। समझ में आया? मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता। जितने देश के ऑर्गेनिक रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनिक किसान हैं, उनके लिए भी सेम वीडियो काम करने वाली है। मैं आप लोगों को एक बात बड़ी सिंपल बता दूं, किसान, रिटेलर और उपभोक्ता, कंज्यूमर, बेनिफिशियरी जिसे हम बोलते हैं, जब तक इन तीनों की टीम नहीं बनेगी फिलहाल के लिए, फ्यूचर में जाके क्या है, किसान सीधा उपभोक्ता से जुड़ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अगर ऐसा करने में कामयाब हो। लेकिन मेरे पास में अभी इसका रोड मैप नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। फिलहाल के करंट सिनेरियो में किसान, रिटेलर और बेनिफिशियरी, 3 लोगों की आवश्यकता है। तीनों का मेहनती, ईमानदार और पारदर्शिता के साथ होना जरूरी है। तीनों में से जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा, चेन टूटेगी। चेन टूटेगी तो तीनों ही डूबेंगे। नाव है जिसमें 3 लोग हैं, साथ मिलके चलोगे तो बच्चों को जहर मुक्त थाली दे दोगे, नहीं करोगे तो भैया होगा ही होगा सत्यानाश। समझ गए? तो पहली बात क्या है, मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता, तीनों को समझ जाओ। मेहनत का मतलब क्या है? जितना हो सकता है। हो सकता है बैलगाड़ी पे आ रहा हो, फलाना पे आ रहा हो, क्योंकि इतना मार्जिन निकलेगा नहीं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, टालिकाओं में आएगा नहीं, अगला आना भी नहीं चाहिए। तो बड़ी सिंपल तरीके से आपके पास आएगा और सिंपल चीजें ही आपको देगा। ईमानदारी से काम करेगा, जो भी चीजें है भूल चूक उससे हो सकती है, उसके मन के अंदर आपको खोट नहीं दिखना चाहिए। मन में खोट दिखता है तो आज जो खोट कर रहा है वो कल को भी खोट करेगा, और आज उसको समर्थन देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कल को फिर वो वही बात आ जाएगी। और पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। जब आप सवाल पूछेंगे आपको उसके सही पारदर्शिता से पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी से, कि हाँ भाई ये इंसान सच कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझना है। ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक की समस्या का समाधान करना केवल किसान और रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी है, उपभोक्ता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं बताऊंगा क्यों है। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से केवल रिटेलर नहीं रहा, मैं ऑर्गेनिक का उपभोक्ता भी रहा हूं। मेरे घर में तो ऑर्गेनिक मैंने लाने की पूरी कोशिश की है ना, तो इसीलिए एक उपभोक्ता का क्या फर्ज बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ गए? पहली चीज मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता। दूसरी बात क्या समझनी है, ऑर्गेनिक जब भी आप खाओगे, टॉक्सिक फूड के मुकाबले ये जो नॉर्मल खाना बाजार में मिल रहा है ना, इसको खाना कहना बंद कर दीजिए इस वक्त। क्योंकि अगर इतनी बड़ी वीडियो के बाद और इतने प्रमाण के बाद भी आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बच्चे को रोटी खिला रहा हूं, तो भैया बेवकूफ़ी की हमारी कोई हद नहीं हो सकती। क्योंकि अब इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं, या तो ऑर्गेनिक के सेक्टर को पूरा ताला लगा दो और बोल दो ये फ्रॉड है, और सीधा जहर खिलाओ और खा लो, और 15 सालों के अंदर निष्कर्ष देख लेंगे। और नहीं तो अगर चल रहा है तो उसको सही तरीके से देश में चलाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें खेल ऑर्गेनिक का नहीं आना, बात बच्चे की थाली की है, जिसको हमें केमिकल मुक्त करना है, जहर मुक्त करना है। तो बात समझ गए? तो जो टॉक्सिक फूड मार्केट में मिल रहा है और जो प्योर फूड मिल सकता है, ऑर्गेनिक फूड जितना मिल रहा है देश के अंदर वो प्योर नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक ये सिद्धांत ही नहीं जोड़ा हमने, जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बटन दबाकर घर में आ जाता है ना ऑर्गेनिक फूड, ये ऑर्गेनिक फूड है नहीं।
छलावे में चल रहे हैं सब, इधर से वो छलावा कर रहा है, इधर से ये छलावा कर रहा है, चलो भैया उस पर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा देंगे तो वो बिक जाएगा। छलावे से बाहर निकलने का तरीका बता रहा हूँ, बात समझें। तो पहला मैंने क्या बताया, मेहनत, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी। जब तक उसके बारे में ये 3 चीजें नहीं, और लोकल के ऊपर विश्वास करना है। दूर दराज से कोई चीज आ रही है, कैसे उसके ऊपर आप विश्वास करोगे? तो लोकल के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करनी है। जहां जहां लोकल सेटअप हो पाएगा पहले समर्थन लोकल को देना है, फिर लोकल नहीं मिलता तो हो सकता है दूसरे राज्य का या 1-2 राज्य के अंदर दूर में कोई मेरा जानकार बैठा है जिसमें मुझे भरोसा है तो मंगवाना है। पहली प्राथमिकता केवल लोकल को, वोकल फॉर लोकल। बहुत बड़ा और बहुत गहरा संदेश है, इसको हमें समझना है। अगले 15 साल में भारत समृद्धि नहीं हो पाएगा, बच्चे दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता। अब समझिए टॉक्सिक फूड के मुकाबले जो हमारा ऑर्गेनिक फूड, और टॉक्सिक फूड जो अभी मिल रहा है, जो प्रमाणों से मैंने बताया 95% से 99% तक टॉक्सिक हो चुका है। ऑर्गेनिक फूड जो अभी प्योर मिल सकता है वो हमें लाना है। ये टॉक्सिक फूड हमें कम करना है, हटाना है। दिन रात हमें प्रयत्न करना है, रातों रात ये हटने नहीं वाला, रातों रात ये आने नहीं वाला। मेहनत करनी है दोनों पे, जो मेहनत करेगा वो बचेगा। ये जब हम लेकर आएंगे फूड, तो प्रामाणिकता का तरीका बता रहा हूं, इसमें दुगने पैसे देने होंगे और दुगनी मेहनत करनी होगी। दोबारा समझिए, दुगने पैसे, दुगनी मेहनत, दुगनी समझदारी। जब तक हम दुगने पैसे, दुगनी मेहनत और दुगनी समझदारी दिखाने को तैयार नहीं हैं, ऑर्गेनिक के नाम पर आप केवल दुगने पैसे दे रहे होंगे, ऑर्गेनिक, नेचुरल और ऑर्गेनिक आपको नहीं मिल रहा होगा। इस बात को आप समझ जाइएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑर्गेनिक आपके घर में आ रहा है और आप दुगने पैसे दोगे तभी आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं ऑर्गेनिक। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर केवल मैं पैसे ही और दे रहा हूं दुगने, दुगनी मेहनत और दुगनी समझदारी दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मान लीजिएगा वो ऑर्गेनिक नहीं है। अब इसका उदाहरण देता हूं कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पूरा समझ में आया? 2 चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है अगर हमें ऑर्गेनिक खाना है तो। पहली बात, मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता, अपनी भी बढ़ानी है और सामने वाले की भी बढ़वाने की कोशिश करनी है। जहां पर ये टीम बन जाएगी वो घर सुरक्षित होते जाएंगे। जहां ये टीम नहीं बनेगी, किसान की, रिटेलर की और उपभोक्ता की, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक केवल घूमते रहेंगे और जहर खिलाते रहेंगे और खाते रहेंगे। दूसरी बात क्या आई? दुगनी पैसे, दुगनी मेहनत, दुगनी समझदारी। ये 3 चीज आपको दिखानी होगी। अगर ये 3 चीजें आपने नहीं दिखाई, आपके घर में ऑर्गेनिक आ ही नहीं रहा। ये बात समझ जाइएगा। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। सुबह बच्चे को दूध का गिलास पिलाना था, दूध का गिलास था टॉक्सिक। ये टॉक्सिक गिलास प्योर दूध कैसे बनेगा? जब पास में होगी कोई गौशाला। वोकल फॉर लोकल। दूर दराज से दूध आ ही नहीं सकता। दूर दराज से दूध आएगा तो मिल्क पाउडर आएगा। मिल्क पाउडर की पावर नेचुरल दूध के मुकाबले 20-30% कम हो जाएगी। अच्छा विकल्प नहीं है। इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा विकल्प नहीं है। तो पहली बात हमारी सत्य क्या होगी? वोकल फॉर लोकल। अपने ही शहर के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी देसी गाय की गौशाला होनी चाहिए, तब ये दूध आना शुरू होगा। उस गौशाला में सारी देसी गायें होनी चाहिए, जर्सी गायें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेहनत किसको करनी है? किसान को। पहले तो वो गौशाला लगाएगा बेचारा, फिर वो अपनी देसी गायें लेकर आएगा। देसी गाय ने देना 8 लीटर दूध, 50 लीटर के, 30 लीटर के मुकाबले 8 लीटर दूध, तो 3 गुना दूध महंगा हो गया। 55 की जगह बढ़ गया दूध 100 रुपये लीटर। उपभोक्ता उसको 100 रुपये लीटर के मिलेंगे नहीं, तो गौशाला बर्बाद। समझ रहे हो? पनपेगा नहीं वो पनपेगा कब? जब आप जाके उसको ये बोलोगे कि भैया मैं तेरा 55 में 100 लेने को तैयार हूं, तू देसी गाय नहीं रख, तू जर्सी गाय नहीं रखेगा। 100 रुपये लीटर में तेरे को कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि हम 100 रुपये लीटर देने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो 55 में टॉक्सिक खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? आप बोल रहे हैं ऑर्गेनिक दुगना महंगा है, मैं ये कह रहा हूं ऑर्गेनिक इज अ फूड। ये फूड की कीमत है 100 रुपये लीटर। महंगाई के जमाने में 100 रुपये लीटर का दूध हो चुका है। आप 100 रुपये लीटर देना नहीं चाह रहे, इसलिए वो एडल्ट्रेशन करके 55 रुपये लीटर दे रहा है। तो आप 2 खाने की कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप जहर को खाने से कंपेयर कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जहर तो सस्ता आता है। आज अगर जाके बाजार में से जहर लेकर खा लेंगे तो वो तो सस्ता है 1 रुपये में, तो क्या खा लें? जहर खा लें, दाल चावल ना खाएं। समझिए जरा, बुद्धि में डालिए इस बात को। तो पास की गौशाला में जाके ये बोलना है कि भैया तेरा 100 रुपये लीटर प्राइस है, ये 100 रुपये लीटर है, 3 साल के अंदर 90 रुपये लीटर से कम में देसी गाय का दूध नहीं मिलने वाला।
हर तरह का डायनेमिक लगा चुके हैं। और अब मैं आपको बात बताऊं, 90 रुपये लीटर भी एग्जैक्टली प्राइस नहीं है, क्योंकि 90 रुपये लीटर में ही नंदी की जान बचाना, उसके बछड़े को पर्याप्त दूध मिलना, ये 90 रुपये लीटर में भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी चलो कम से कम बच्चे तक दूध आ जाए, बछड़े को भी थोड़ा दूध मिल जाए। नंदी को बचाना तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो अभी अगले स्टेज पे आएगा, अभी तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हमारे देश में इतने गौ भक्त हैं, इतने नंदी हर रोज कट रहे हैं, क्या भाई जब बछड़ा आया है तो उस बछड़े का उपयोग नहीं हो पा रहा, आप क्या करोगे उसका नंदी का? तो आपको व्यवस्थाएं क्रिएट करनी पड़ेगी जहां नंदी का उपयोग हो, अगर सच्चे गौ भक्त हैं हम तो ये सोचिए जब आप उस गौशाला को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं है तो 90 रुपए लीटर से 100 रुपए लीटर 2020 के अंदर मैं आपको पैन इंडिया रेट बता रहा हूं जो देसी गाय के दूध का होने वाला है, इससे कम में नहीं बनने वाला। अगर वो बेचारा गौशाला वाला आपको शुरू में 70 में दे भी रहा है, मत लीजिए उसको, बोलिए कि भैया तू 90 रुपए लीटर रख, क्योंकि आज तू 70 रुपए लीटर रखेगा, कल को तू बर्बाद होने लगेगा। बिजनेसमैन तो वो है नहीं, तो जब लॉसेस ज्यादा जाने लगेंगे फिर लोन लेगा, बर्बाद हो जाएगा, गौशाला बंद हो जाएगी उसकी। तो 90 रुपए लीटर से 100 रुपए लीटर एक जायज रेट है जिसके अंदर वो सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसे बंदे को आप 90 रुपए 100 रुपए लीटर का पहले आश्वासन दीजिए। हो गया दुगना महंगा दूध, पहले तो पैसा खर्च करा दुगना, अब दुगनी मेहनत क्यों? मेहनत उसकी देखी आपने कि भैया जर्सी गाय की जगह देसी गाय लेकर आएगा, तो जाहिर सी बात है देसी गाय लेकर आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, और उसके बाद में गौशाला बना रहा है, कितनी मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर हम समझदार है तो हमारे जितने कितने समझदार होने की आपको उम्मीद है? आप जानना चाहते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आज मेरे चैनल पे 50,000 लोग हैं तो उनमें से हो सकता है मुश्किल से 50 या 100 लोग ये इनिशिएटिव लें, और वो 100 लोग जब अपने पड़ोस में जाके बात करेंगे तो दुनिया कहेगी भैया मुझे फड्डे में नहीं पड़ना यार, क्या समझा रहे हो तुम। क्योंकि ये वीडियो 2 घंटे की है, पहले तो ये 2 घंटे की वीडियो कौन देख लेगा, वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न होने वाला है। तो पहले तो मेहनत मेरे जैसा कोई इंसान करेगा कि 2 घंटे की वीडियो बनाए, फिर बेचारा वो सुनने वाला मेहनत करेगा 2 घंटे की वीडियो बनाए, तब जाके तो कहीं बात घुसेगी अंदर, और फिर उसके बाद में जाके एक्शन करना, इंप्लीमेंटेशन करना मुश्किल है, क्या करें। लेकिन एक शर्त है कि भैया हम जहर नहीं खिलाना चाहते, इसलिए हम ये सारे प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो उसने मेहनत करी गौशाला के अंदर, अब गौ की मेहनत इसलिए बढ़ जाने वाली है क्योंकि हो सकता है आप तो समझदारी से जाके बोल दो मैं 100 रुपए लीटर देने को तैयार हूं, आपका पड़ोसी नहीं मानेगा। तो उस गौशाला के अंदर अगर उसने 10 गाय रखी, 12 गाय रखी, आपके 1 लीटर खरीदने से उसकी गौशाला स्टेबल नहीं होने वाली, उसके साथ में मदद करने की जरूरत है। आसपास अगर लोगों को आह्वान कर सकते हो, मानेगा कोई नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। उसको ये आश्वासन दो भाई, जितने लोगों को मैं बोल सकता हूं मैं बोलने का पूरा कोशिश करूंगा, कहूंगा कि भैया देसी गाय का दूध तेरे को मिले। तो पहले तो दुगने पैसे दिए, फिर दुगनी मेहनत भी कर रहे हैं। मेरे को क्या पड़ी है, अगले की गौशाला चल रही है, मेरे को किसने कहा है कि भैया मैं जाके उसका प्रचार करूं? लेकिन करिए करिए, क्योंकि जब तक उसकी गौशाला स्टेबल नहीं होगी तब तक आपके बच्चे तक भी शुद्ध दूध नहीं आने वाला। समाज जुड़ा हुआ है आपस में, एक दूसरे के साथ में ही चल सकते हो, अकेला कोई नहीं चल सकता, ये बात को ध्यान रखना। दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे हम भी गिरेंगे, और दूसरे को ऊपर उठाएंगे तो हम भी उठेंगे, प्रकृति का सिद्धांत है ये, समझ गए। तो पहले तो दुगना पैसा दिया, मुश्किल देखिए कितना काम है, एक तो दुगना पैसा दिया, फिर दुगनी मेहनत करके बेचारे का प्रचार भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, दुनिया की पहली मार्केटिंग होने वाली है। और फिर समझदारी और मेहनत के अंदर एक और पक्ष आने वाला है, आप समझिएगा, अब आपको खेल भी समझ में आ जाएगा। प्रमाण जो दूध के ऊपर हम गारंटी लेते फिर रहे इस वक्त, जब वो देसी गाय का शुद्ध दूध आपके पास लेकर आएगा ना, 3 साल आज हमें हो गए हमारे घर में शुद्ध दूध पीते हुए, ईश्वर की दया है, कहीं ना कहीं कुछ तो शरीर में ठीक जा रहा है। वरना मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक के अंदर मैं 3 साल से हूं, मेरे घर में भी 100% ऑर्गेनिक नहीं जा पा रहा। ऑर्गेनिक इज सच अ टिपिकल टास्क, इट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क कि जो दुनिया को ऑर्गेनिक खिला रहा है उसके घर में भी 100% ऑर्गेनिक आज नहीं जा रहा 3 साल में। उसके रीजंस भी आपको बताए जाएंगे। इट इज सो डिफिकल्ट। आज शुरू करेंगे, 15-20 साल के बाद में कई बच्चों तक ऑर्गेनिक पहुंचेगा। अभी तो ऑर्गेनिक की बात भी नहीं हो पा रही है हमसे, जो लोग दिन रात लगे हुए हैं ऑर्गेनिक में वो नहीं खिला पा रहे। तो आप तो अभी सोच रहे हैं कि मैं कल को ऑर्गेनिक थोड़ा सा खिला दूंगा तो बच जाएगा। 100% 95% रेटेड है बच्चों की थाली, कितना उसको बिना पॉइजन के आप कर लोगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जब वो देसी गाय का दूध, शुद्ध दूध निकालकर आपके घर पे आया, आप जानते हैं देसी गाय का शुद्ध दूध जब कच्चा दूध होता है, आप समझ रहे, तो वो फटेगा, फ्रिज में भी रखोगे तो फटेगा। उसको स्टेबल करने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो उसको पेस्चराइज कर दिया जाए, या तो उसको पेस्चराइज कर दिया जाए या उबाल दिया जाए। अब वो कच्चा दूध निकाल रहा है गौशाला वाला, अगर वो अपने यहाँ पे पेस्चराइजेशन मशीन लगाता है, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड,
तरीका यही सही है कि आपके घर में, क्योंकि महंगा दूध है, फ्रेश दूध है, आपके घर में सुबह फ्रेश दूध आ जाए, आप उसको उबाल लो, उबालने के बाद में यूज़ करने लग जाओ। नहीं तो दूसरा विकल्प केवल आपके पास एक बचता है, वो ये कि जैसे ही वो दूध आया तभी आपके फ्रिज के फ्रीज़र में लगा दो। अगर फ्रीज़र में लगा दोगे 6-7 दिन तक ख़राब नहीं होगा। अगर आपने उस दूध को फ्रिज में भी रखा, कच्चे दूध को, तो शाम तक फट जाएगा। अब समस्या समझिए, आप ऑर्गेनिक कंज्यूमर हैं, बेनिफिशियरी हैं। एक कंज्यूमर के नाते मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये आज तक किसी कंज्यूमर के साथ में किसी ने शेयर नहीं करी। 2 गुना पहले पैसे दे रहे हो, उसकी गौशाला का जहाँ हो सकता है वहाँ पे प्रचार करने में मदद भी कर रहे हो। तीसरी बात, जब वो दूध देकर गया तो मेहनत हो रही है, क्योंकि अगर मैंने ये कच्चा दूध या तो मैं तुरंत उबाल लूँ या फ्रीज़र में रख लूँ, अगर इन दोनों में से कोई काम मैंने नहीं करा तो शाम तक ये दूध फट जाएगा। ऑर्गेनिक की मुश्किल आपको समझ में आई? ये प्रक्रिया है जो पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को शुद्ध दूध मिले। दुगनी पहले पैसे दिए, दुगनी फिर हमने मेहनत करी और दुगनी समझदारी दिखाते हुए हमने लोगों में उसका प्रचार करने की कोशिश की। नुकसान हुआ हमारा, कई लोगों को लगता है कि हम नुकसान कर रहे हैं अपना, कई लोगों को लगता है नहीं भाई अभी भी तुम फायदे में ही हो। सोचने का अपना विषय है। गेहूं पे आ जाओ, रोटी खिलाने पे। गेहूं के आटे के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डला हुआ है, तभी तो कीड़ा नहीं लग रहा। अगर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालोगे तो कीड़ा लग जाएगा। आप जानते हैं फ्रेश गेहूं का आटा, खासकर बरसातों के सीजन में, अगर ये गेहूं है और इसका आटा फ्रेश पीस कर मैं आपको दे दूंगा, ऑर्गेनिक 100%, तो 15 दिन के अंदर अंदर इसमें सुरसरी चलने शुरू हो जाएगी, इसमें कीड़े चलने शुरू हो जाएंगे। और ये आटा जानते हैं इसकी कीमत क्या है? 70 रुपये किलो। मार्केट में क्या भाव मिलता है? 35 रुपये किलो। थाली पे आओ, बच्चे की रोटी सेव करने का तरीका, 35 रुपये किलो की जगह एक तो 70 रुपये किलो का आटा ले रहा हूँ, दुगने पैसे। अब इसको मेरे को जल्दी से खाकर निपटाना भी है, क्योंकि 10 से 15 दिन की लाइफ है। 10 से 15 दिन में अगर इसको नहीं निपटाऊंगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और बरसातों का सीज़न है, इसमें कीड़े लग सकते हैं, तो 5-5 किलो करके मंगवाना पड़ेगा। तो उस रिटेलर की भी एनर्जी बढ़ गई, आपकी भी बढ़ गई। वो 5-5 किलो देकर ही आपके घर पे दे सकता है, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे रखने में। वो फ्रेश पिसवाएगा, पीछे से फ्रेश ला कर देगा और फ्रेश ही खिलाएगा। पहले 50 साल पहले भी यही हो रहा था, तभी कहते थे आटा जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश पिसवाओ, उतना ही जल्दी गूंदो। आप समझ रहे हैं, यही होता था 60 साल पहले। हमने क्या कहा, नहीं भैया इतने में कौन कबात लेगा, चलो डाल दो केमिकल। केमिकल डालते डालते ये आ गए कि जहर डालना शुरू कर दिया। वापस जाना है तो वापस वहीं जाना है। तो अब इसमें समझ रहे, दुगनी मेहनत हो गई दोनों की। वो रिटेलर को आप नॉर्मल जाते मार्केट में क्या 20 किलो आटा दे दे 1 महीने का, आप ऑर्गेनिक में ले नहीं सकते 20 किलो आटा, 5-5 किलो लेना पड़ेगा। वो भी फ्रेश पिसवाएगा, फ्रेश देकर जाएगा, आप भी फ्रेश खाओगे। फ्रेश खाने के बाद एक तो दुगने पैसे दे रहे हो, ऊपर से दुगनी मेहनत दे रहे हो, और ऊपर से दुगनी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब सुरसरी लग जाएगी तो आटा तो खराब हुआ है। गलती किसकी? उस रिटेलर की, उस किसान की कि आपकी? ये समझिए, किसी एक की गलती तो नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है। अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ तो उस रिटेलर और किसान के साथ में बैठकर ऐसी स्थिति बनानी कि यार देखो ये नुकसान हुआ है, थोड़ा तुम बियर कर लो, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा हम बियर कर लें। ये ट्रस्ट लेवल है जो हमें डेवलप करना है, और ये मुश्किल नहीं है। वाक्षी के जितने उपभोक्ता हैं दिल्ली एनसीआर में, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो ये बात समझ पाएंगे। ये ट्रस्ट लेवल होता है जो हम अपने कस्टमर के साथ में रखते हैं, बेनिफिशियरी के साथ में रखते हैं। जब तक आपस में विश्वास नहीं होगा तो इस तरीके से, नहीं तो फिर आप ऑर्गेनिक में कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही सुरसरी लगेगी उसके अंदर दिक्कत आएगी। सुरसरी जब लगती है, वैसे तो तरीका ये होता है कि छानने के बाद में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर फ्रेश सुरसरी उसी वक्त लगी है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर सुरसरी को लगे हुए समय हो जाता है, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तब वो थोड़ा सा नुकसान था, तब उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर उसको यूजुअली गौशाला के अंदर डाल देते हैं। ये एक प्रक्रिया जो है देश में पहले अब होती आई है, और ऐसी प्रक्रिया में करने में हर्ज नहीं है, ये तरीका रहता है। आप समझ रहे हैं? तो दुगने पैसे तीनों के अंदर यही हो रहा है, खाली आप नहीं हो, किसान को भी यही करना पड़ रहा है। जब वो बिना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के गेहूं को उगा रहा है तो उसके अंदर उसकी प्रोडक्शन 10 से 6% आ रही है। 10% अगर 100% मानो तो उसकी 60% ही गेहूं उगेगी। उसके लिए भी दुगनी मेहनत है, दुगने पैसे लगाने पड़ेंगे उसको, क्योंकि लेबर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा।
इतनी आसानी से उगेगा नहीं, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ, खेत के अंदर क्या होता है, खरपतवार हो जाती है, वीड हो जाती है। अब इसमें उसके बाद दो विकल्प हैं, उठाकर एक इंसेक्टिसाइड वीडीसाइड डाल दे, केमिकल डाल दे, वो सारी वीड खत्म, या फिर हाथ से ले खुरपी और उससे उसको काटना शुरू करे। अब जब हाथ से खुरपी लेके काटना शुरू करेगा तो फसल कब बोएगा? अगर इतनी मेहनत करेगा, हो सकता है एक इंसान की और ज़रूरत पड़े, अगर एक इंसान की और ज़रूरत पड़ेगी तो उसे थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा उसको बेचारे को, तो हो गई ना उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। केमिकल फर्टिलाइज़र तो फिर भी सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड है, तो सस्ता पड़ता है उससे खेती करना। एक प्रमाण ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, अमेरिका ने स्टडी करी थी, $1 का अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ तो $4 का अनाज उससे उग जाता है। आप समझ रहे हैं? ये इससे फ़ायदा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र से। और अगर उसकी जगह पे वो हाथों से काट काट के सारा काम करेगा तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। गाय भी रखेगा, उसकी खेती भी करेगा। हालांकि सुभाष पालेकर जी ने जीरो बजट फार्मिंग दी है, बट वो इतना आसान काम नहीं है। शुरू के पहले 2-3 साल के अंदर तो खेती के अंदर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बाद भी बेचारा स्टेबल नहीं हो पाता किसान जो है। और ऐसे ही रिटेलर के लिए, रिटेलर को बार बार आने में फ्यूल खर्च करना है और मेहनत करनी है, बट यही उसका काम है, मेहनत करेगा बेचारा, क्या करेगा? वो सोच समझ कर आया इस बिजनेस के अंदर। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, ऑर्गेनिक इज फॉर डूइंग गुड डीड्स। देश के प्रति अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है और आप मेहनत करना चाहते हैं, तब ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे, वरना फ्रॉड के नाम पे तो कुछ मर्जी चलाते रहो, चलता रहेगा देश में। फिर ऑर्गेनिक में आने का फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक में आने का फायदा तभी है, मैं ये नहीं कहता 100% आप पहले दिन ऑर्गेनिक हो जाओगे या ऑर्गेनिक चीज़ें देने लगोगे, लेकिन आपका आने का फायदा तभी है ऑर्गेनिक के बिजनेस में, चाहे किसान हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे बेनिफिशियरी हो। तभी ऑर्गेनिक को हाथ लगाओ जब दिन रात आप दुगने पैसे, दुगनी मेहनत और दुगनी समझदारी दिखाने के लिए तैयार हो। अगर नहीं हो तो मत आओ इसके अंदर। ये इस पूरी सदी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जिसको हम टैकल कर रहे हैं। रोटी को बदलने के अंदर देखा आपने क्या प्रयत्न करना है? दालों के अंदर कीड़ा लग सकता है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर जैसी दाल आई कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। एयर टाइट अगर कंटेनर रहते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, नहीं तो छोटे छोटे पैकेट मंगवाओ और खा लो। ये दालों का तरीका है। दाल हो गए आपके, चावल हो गए आपके, सब्जियां सबसे ट्रिकी जोन है। अगर ऑर्गेनिक में शुद्ध सब्जियां और शुद्ध फ्रूट में आप काम करना चाहते हो, दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है ये। और आपके आसपास का रिटेलर अगर समझदार होगा तो हाथ भी नहीं लगाएगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट को। ये इतना ट्रिकी काम है अगर वो शुद्ध ऑर्गेनिक है। आम सोचिए, प्रॉब्लम को समझिएगा, समझदारी की बात करने वाला हूं। हो सकता है वो किसान ना बता पाए आपको, इसलिए समझा रहा हूं। तभी एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगी। आम कहाँ उगा था? खेत में। अब ये आम पकने वाला है। जब ये पकने वाला है, सपोज करो मैं खेत में बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा? आराम से बैठा रहूंगा, टूटेगा तो खा लूंगा। रसीला आम, बढ़िया आम, फ्रेश आम। खेत बाजू में तो है नहीं, ऑर्गेनिक खेत बाजू में है नहीं, तो इसको तोड़ना कब होगा? सपोज करो ये आम जो है लखनऊ में है, आप बैठे हो दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है किसान इसको कब तोड़ेगा? ऑर्गेनिक किसान की बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से काम कर रहा है। 1 हफ्ते पहले तोड़ लेगा, क्योंकि अगर उसने 2 दिन पहले तोड़ा तो ये आते आते पक सकता है, खराब हो सकता है, नुकसान हो जाएगा, तो वो 1 हफ्ते पहले तोड़ेगा। 1 हफ्ते पहले उसने 500 किलो आम तोड़ा, लाने की लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बैठेगी ना, 2-2 किलो तो नहीं लेकर आएगा। तो लखनऊ से दिल्ली वो 400 किलो आम लेकर आया। अब ये जब 400 किलो आम वो लेकर आया है तो इसको आपने खिलाना है। उसके खिलाने के लिए दिन कितने हैं? आम कितने दिन में पकने वाला है? 6 दिन में। 500 किलो एक ही दिन में बांट सकता है क्या सब लोगों को? नहीं बांट सकता। तो क्या करेगा? पहले दिन जाएगा 30-40 किलो, 50 किलो बांटेगा, दूसरे दिन फिर 50 किलो, तीसरे दिन 50 किलो, चौथे दिन 50 किलो। अब होगा क्या? पहले दिन जिसके यहाँ पहुंचा उसके यहाँ तो आया थोड़ा कच्चा आम, समझ गए? दूसरे दिन आया थोड़ा सा तो बेहतर है लेकिन थोड़ा कच्चा, फिर तीसरे दिन, क्योंकि स्टेज उसकी बनती जा रही है, वो अपने आप पकता जा रहा है आम इतने में, 4-5 दिन में। और हो सकता है 500 किलो जो है वो छठे दिन तक खत्म ना हो, तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ आम उसको 30-40 किलो आपको अगले दिन देना हो। तो 50-50 किलो करके उसने कितने दिन में बांटे? 8 दिन में बांटे कि नहीं बांटे? अब 8 दिन में जब बांटे, आपके पास में जब आम आए, आपने क्या कहा? अबे ये कच्चे आम ले आया यार, इसको कौन खाएगा? अरे ये पक्के आम ले आया, इसको कौन खाएगा? 2 घरों में स्थिति अलग बन गई। अब ये 2 घर आपस में तो एक दूसरे को जानते नहीं। एक तो इसलिए गालियां दे रहा है इतने ज़्यादा पके हुए आम क्यों आ गए, और एक इसलिए गालियां दे रहा है इतने कच्चे क्यों आ गए।
मुझे दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा हुआ इंसान ये बता दे कि इस समस्या का हल कैसे हो, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों ने इस समस्या का समाधान किया था तो बड़ा खूबसूरती से किया था। उसने कहा भैया कच्चे तोड़ लाओ, एक हफ्ते पहले नहीं, एक महीने पहले तोड़ लाओ। अंबिया तोड़ के ले आए, रखा आज़ादपुर मंडी में और ले आए कैल्शियम कार्बाइड। कह रहे हाँ भाई कहाँ भेजना है, आज रोहिणी भेजना है, लगा कैल्शियम कार्बाइड 50 किलो पे, भेज दे रोहिणी। रोहिणी में पहुंचा क्या, 50 किलो पका हुआ आम। हम खुश, हमारे बच्चे खुश। इस आम में क्या गया, 50% जहर। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ये कैल्शियम कार्बाइड आप कह रहे हो लगाना नहीं है, तो करना क्या पड़ रहा है, दुगना पैसा देना पड़ रहा है आम के लिए, दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। दुगनी मेहनत क्यों हो, जिसके यहाँ 8वें दिन पहुंचेगा और ज़्यादा पका हो सकता है, उसको हो सकता है अपना शेक बनाकर पीना पड़े। आम को केवल टेस्ट के लिए नहीं, न्यूट्रिशन के लिए भी तो ले सकते हैं ना। और जिसके यहाँ पहले दिन पहुंचा है वो आराम से उसको गत्ते में रखा रहेगा और कहेगा भैया पक, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड तो लगाना नहीं है, वो मेरे बच्चों के लिए जहर बन जाएगा। अब जहर मुझे खाना नहीं है तो तू पक, 5-6 दिन में तू पकेगा तो मैं खाऊंगा। अब वो पकता है तो खाते हैं। अब खाने के बाद भी समस्या समझदारी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम ये है कि कुछ आम मीठे निकलेंगे, कुछ फीके निकलेंगे, कुछ कैसे निकलेंगे। प्रकृति हर चीज मीठी और बढ़िया नहीं देती, ये प्रकृति के नियम को समझना है। अगर आपने कहा तरबूज मुझे मीठा और लाल ही चाहिए, तो उसके लिए पीछे प्रावधान हो रखा है, इंजेक्शन लगाया, लाल करा, मीठा करा, दे दिया, खोल लो। अब वो लाल भी निकल रहा है, मीठा भी निकल रहा है, अब लगा लो प्रश्न चिन्ह। अब आप कह रहे हो मेरे बच्चे को जहर खिला दिया, तो तुमने लाल मीठा क्यों मांगा था भाई? मत मांगते, जो प्रकृति दे रही थी खा लेते। तरबूज मैं अपने घर में बना रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? तो यहां पे आम खाने वाले दोनों घरों में डिफरेंस दिखा। दुगनी बेचारों ने पैसे दिए, दुगनी मेहनत कर रहे हैं और दुगनी समझदारी दिखा रहे हैं, तब जाके बच्चे को केमिकल फ्री आम मिल रहा है। अलॉन्ग विद फर्स्ट सिद्धांत कि मेरे यहाँ पे कोई एक किसान और रिटेलर जुड़ा हुआ है जिसको पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी ट्रांसपेरेंसी से मैं विश्वास कर सकता हूँ। समझ रहे हो? और 3 साल हो गए, फिर बता रहा हूँ, मेरे पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जिससे मैं आपके घर के अंदर अच्छा खाना खिला सकूं। जब तक ये टीम, आज भी वाक्षी के पैनल के ऊपर 8000 से ज़्यादा बेनिफिशियरी है पूरे देश के, लेकिन हम खाना उन्हीं को खिला पाते हैं जो दुगने पैसे देके, दुगनी मेहनत करके, दुगनी समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी सबको हाथ जोड़ देते हैं, और क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो फ्रूट और सब्जियों का खेल समझ में आया? ऐसा हर किसी के साथ होने वाला है। सोचिए घर में जितनी सब्जियां फ्रूट आने वाली है, खेल यही चलेगा। मूल बात आप समझ लो। इसके बाद में टमाटर हम अब आज खाते हैं, वो बेसिकली होता क्या है, टमाटर उगते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह में डालते हैं और उसको पूरा साल हम खाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक किसान, वो गरीब किसान है, अब उसको आपने एक राह पे चलवा दिया कि भैया जो तेरे खेत में फ्रेश होगा तू वो ला कर देगा, बस बात खत्म। बाकी जो चीज़ें नहीं आएगी उसको छोड़, जो होगा वो ला कर देगा। एक दिन आपने उसको कहा हर हफ्ते मुझे 2-2 किलो सब्जी दे जा। अब एक दिन वो आपको 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और आधा किलो भिंडी दे गया। अब आप सब्जियों को देख रहे हो और आप ये कह रहे हो इन सब्जियों का मैं करूं क्या, क्योंकि इसमें तो आलू, प्याज और भिंडी है। बाकी सब्जियां, बाकी सब्जियों के लिए उससे पूछोगे तो वो कहेगा मैडम खेत के अंदर उगी ये 3 रही हैं, बाकियों का सीजन ही नहीं है, बाकियों की मैं अभी लगा रहा हूँ खरपतवार, 1 महीना 2 महीना लगेगा, कुछ तो 2-3 महीने तो लगेंगे सब्जी को उगने में। अब आप प्रश्न ये लगाओगे भाई तू 3 सब्जी लेकर आए, 3 सब्जियों को मैं खाऊंगा क्या, और मुझे बाजार से ही खरीदनी है, तो फिर मैं तेरे से क्यों मंगवाऊंगा? जब मुझे बच्चों की थाली में जहरी परोसना है तो तुझसे क्यों मंगवाऊंगा? फंस गए? तो भैया ये सब्जी भी तू ले जा। 95% थाली पॉइजनस थी। मैंने क्या कहा, 95% थाली को आप रातों रात ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, और ये 95 से या तो बढ़ेगी या कम होगी। सोचने का तरीका ये है, अगर आज ऑर्गेनिक उस किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो 95 से 99% भी पहुंचेगी, और आज उसको सपोर्ट करोगे तो 95 से 94 आई, 93 आई, धीरे धीरे 80 आएगी, 70 आएगी। क्यों परेशान हो रहे हो? दुगने पैसे सब्जी के लिए दे रहे थे, दुगनी मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि सब्जी जो है थोड़ी थोड़ी करके आएगी, और दुगनी समझदारी ये दिखानी है कि भाई तू 3 लेकर आए, ये 3 तू रख ले, 3 के पैसे ले जा, बाकी मैं बाजार से ले लूंगा, लेकिन जब भी तेरे पास में हो दे जाइयो, क्योंकि मेरे बच्चे गलत सब्जियां खा रहे हैं, मैं नहीं खिलाना चाहता। ये समझदारी की बात थी सब्जियों में। जो दिखाता है वो बच्चों की थाली को 95 से 90 पे लेकर आता है, जो नहीं दिखाता है वो 95 से 100 पे लेके जाएगा। खा लो, वही गलतियां करते आ रहे 50 साल से, और कर लो।
समझ में आया? समझदारी वही सिद्धांत है, दुगना पैसा देना पड़ेगा, दुगनी मेहनत और दुगनी समझदारी। जो दिखा रहा है वो वहां किसान भी बच रहा है, आप भी बच रहे हो। नहीं दिखाओगे तो भैया दोनों मरोगे, दोनों डूबोगे। तो ये सब्जियों का खेल में आ गई बात समझ में। तो आपकी रोटी के अंदर मैंने आपको बताया सेव करने का तरीका, क्या समझदारी दिखानी है और क्या मेहनत करनी है। आटे के अंदर समझ में आई क्या मेहनत करनी है। दाल में चावल में कीड़े लग सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मंगवा के खाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझदारी दिखानी पड़ेगी। कुछ अगर नुकसान हो गया और आपको लगता है कि किसान उसको अकेले बियर नहीं कर सकता या बहुत परेशान है, कुछ है, उसको मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया जहान में हम डोनेशन करते फिरते हैं, चैरिटी करते फिरते हैं। अगर कोई बेचारा मेहनत ईमानदारी से कोई काम कर रहा है, उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, कोई हार्म नहीं आने वाला, कोई हार्म नहीं आने वाला। अगर वीडियो बनी तो मैं आपको बताऊंगा केवल इस रिसर्च वर्क पे कि किसानों को कैसे समर्थन दे सकते हैं। हर महीने तकरीबन वाक्षी 10 से 15 हज़ार रुपए का नुकसान जो है बियर करती है। दिन रात इस चीज़ का शोध करने में कि कैसे हम इस समस्याओं का समाधान करें। आज की वीडियो में ये विषय नहीं है, नहीं तो मैं आपको अगर समय मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा। और हमें दुख नहीं होता उसके ऊपर, वो इसलिए दुख नहीं होता, यही तो काम है हमारा पूरे देश में। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जिन लोगों ने ऑर्गेनिक का झंडा सबसे आगे बनाया, आज कितने ऑर्गेनिक चैनल्स हैं जिनको 50,000 सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम लोगों ने आगे बढ़ के आपको नहीं झंझोड़ा, अपना फर्ज नहीं निभाया, तो फिर कौन देश में निभाएगा? हम कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें मनोबल दिया है, ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें ये करना है। तो बनती रहे कितनी बड़ी वीडियो बने, लेकिन हमें अपना काम करना है पूरा, तो हम करेंगे। बात समझ में आई? तो थाली में रोटी के अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, दाल को कैसे सॉल्व करना है, सब्जी को कैसे सॉल्व करना है, फ्रूट को कैसे सॉल्व करना है। समस्याओं का आपको समाधान मिला। फ्रूट में एक और बात भी बता दूं मैं आपको। अगला तरबूज देकर गया। प्रकृति का नियम क्या है? कभी मीठा निकलेगा, कभी फीका निकलेगा। 50-60 साल पहले क्या करते थे? कभी फीका निकलता था तो थोड़ी सी खांड डाल लेते थे और खा लेते थे। प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, ये फीका क्यों है यार, खाने में तरबूज तुम्हारा स्वाद नहीं था, छोड़ो हम पैसे नहीं देते। अरे भाई तुम तो पैसे नहीं दोगे, उसके खेत के अंदर तो तरबूज उगा था बेचारे के, वो कहां से पैसे लेकर आएगा उसके? सिद्धांत वही है, वो डूबा तो तुम भी डूबोगे। तो भैया तरबूज जो था तुम्हारा, जब फ्रूट ऑर्गेनिक फ्रूट खाते रहोगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाते रहोगे 3 महीने 5 महीने में, तो बहुत बार मौका आएगा डिलीशियस लगेगा और बहुत बार आएगा डिलीशियस नहीं लगेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जिंदगी में हमेशा अच्छी चीज ही खाते रहोगे तो फिर अच्छी चीजों की कदर खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति को समझो, उसको, किसान को मत ओवरबर्डन करो आप। और यही सेम सिद्धांत रिटेलर्स में भी इन्वॉल्व होता है। हमारे देश में छवि खराब कर दी है व्यापारियों की। अच्छे जो व्यापारी होते हैं उनको समर्थन देना जरूरी है, आपस में इंटरलिंक्ड है हम लोग। ठीक है जी। तो थाली का आपको समझ में आया। और क्या बात हुई? अंडों के साथ में समस्याएं क्या आने वाली है? हम समर्थन नहीं करते। अंडों को खाना समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। अगर प्योर भारतीय संस्कृति की आप बात करते हैं, नॉन वेज को हम समर्थन नहीं करते, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करता, आह्वान ज़रूर करता हूँ जितना हो सके अंडों का सेवन, नॉन वेज का सेवन कम करिए, क्योंकि ये एक सिद्धांतिक तौर पे बात है। अगर आपने उसकी एडल्ट्रेशन भी नहीं की तो आपके तो जीव का स्वाद है। कोई एक जीव जो है वो अपनी जान से जा रहा है, सिद्धांतिक तौर पे सही बात है नहीं। अंडों को हम इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि अंडे सात्विक भोजन में नहीं आते। जीवन में अगर सात्विक भोजन खाते हैं तो उसका जो हमारा प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पर भी, हमारे प्रकृति पर भी पड़ता है। और सिंपल रीज़न ये है। फिर भी जहाँ अंडे अगर खाए जाते हैं, कोई अगर, मैं नहीं जानता, देखिए हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में मजबूरी हो सकती है। कोई वेस्ट बंगाल के छोर पर है, समुद्र के किनारे है, उसको खाने के लिए अगर आटा दाल चावल बाय चांस नहीं मिल सकता, वैसे तो मिल सकता है, जब नहीं मिलता था तो मछली खाएगा, तो मछली खाएगा तो उसके लिए वो अपराध नहीं होता। लेकिन पंजाब में बैठा हुआ कोई इंसान जो है वो वहाँ से मछली मंगवा के खा रहा हो अनाज होते हुए भी, तो ये अपराध माना जाता है। एक सिद्धांतिक तौर की अपनी लड़ाई है। तो मैं आह्वान ये करना चाहूँगा, अगर आपके पास खाने के लिए सात्विक भोजन है तो आप ये चीज़ें मत खाइए। सात्विक भोजन नहीं है या कोई और मजबूरी है या हो सकता है कोई और समस्याएं हों जिसमें खाना चाहें, तो अंडों के लिए होता है। अंडों के लिए ये चीज़ है, कम से कम जो आप कर सकते हैं दैट इज़ ओनली बाय इट फ्रॉम दोज फार्म्स वेयर दे आर रोमिंग फ्रीली। जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, वो उनको बंधन में ना बांधा जाए। आपके ऑर्गेनिक फार्म के अंदर भी मुर्गियों की जो बेसिकली क्या होता है, जो फीसिस होती है ना, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे मुर्गियों की फीसिस हो, ये सब जो है एज अ फर्टिलाइज़र काम करती है, नेचुरल फर्टिलाइज़र हमारे खेतों के लिए। तो वहाँ पे मुर्गियाँ बहुत लोग पालते हैं, इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके थ्रू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थोड़ी अच्छी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है उसमें।
अगर उन्होंने कोई अंडा दे दिया, अब हर 3 दिन में एक अंडा आना ही है तो अंडे इतने सारे होने ही हैं, तो ठीक है, कुछ लोग अगर खाते हैं तो हम उसको इतना बुरा भी नहीं मानते कि भाई उसमें चलो मुर्गे को इतना कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हो कि मुर्गों को कमर्शलाइजेशन के नाम के ऊपर बांधा ना जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, छोटे छोटे केजेस में बांधा मत जाए, इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ता है। और ये हमने अपनी मैक्सिमम वीडियो, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एग्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, उसमें विस्तार से हमने ये बताया, इसको देख सकते हैं। पिज़्ज़ा वीज़ा का तो आपको सबको पता ही चल गया, जब खाने का ये हाल है तो पिज़्ज़ा वगैरह तो आपको जितना कम खाना है वो करना है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर विकल्प ये आता है, फिर वही बात, दुगनी पैसे, दुगनी मेहनत, दुगनी समझदारी। ड्राई फ्रूट्स में भी यही आएगी। ड्राई फ्रूट्स में समझदारी की बात यह है, हमारे देश में इस वक्त केमिकल फ्री ड्राई फ्रूट, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट मिलना बेहद मुश्किल है। वो बेहद मुश्किल क्यों है? पहली बात तो हमारे देश में ड्राई फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती नहीं। ये सारा ड्राई फ्रूट आता है मिडल ईस्ट से। अब मिडल ईस्ट से आएगा तो हमारे देश के अंदर पता है कि भैया आया है तो इसके अंदर तो मुनाफा कमाना है, तो वो एडल्ट्रेशन करेंगे, वो एसिड डालेंगे, उससे आप बचोगे नहीं। सीधा तरीका बनता है कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें मिडल ईस्ट से आने वाला ड्राई फ्रूट आपके देश में सुरक्षित माध्यम से आ सके। ये काम ऑर्गेनिक कंपनियां कर सकती हैं, बाक्शी ने भी टाइप किया हुआ है इस तरीके से, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपनियां कर सकती हैं। लेकिन इसमें दूसरी समस्या ये है कि ड्राई फ्रूट अगर 3 महीने से पुराना होगा तो थोड़ा सा कड़वा होने लग जाएगा, और क्योंकि प्रीमियम चीज़ है, महंगी चीज़ है, अगर थोड़ा सा कड़वा होता है तो मन को थोड़ा सा ये लगता है कि यार थोड़ा कड़वा हो गया। समझदारी ये दिखानी है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपनी है, आपके लिए कोशिश कर रही है और अच्छा ड्राई फ्रूट ला रही है, थोड़ा सा अगर हल्का सा कई बार कड़वा हो जाए, सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट करने का प्रयत्न करें। लेकिन एक ही कंपनी जो है देश में अगर बन जाए जो इस काम को संभाल ले और उसकी सेल पर्याप्त हो जाए, जितना आया उतना निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ वॉल्यूम के अंदर ही ट्रांजैक्ट होती है, तब तक हमारे देश को हम ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट नहीं खिला पाएंगे। मैक्सिमम वीडियोस में मैंने बताया ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध की गौशालाएं हर जगह खोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर फिर भी सुरक्षित ड्राई फ्रूट इस वक्त देश को खिला पाएंगे तो बच्चों में विटामिन मिनरल की जो भयंकर कमी हो रही है, इसको बचा लेंगे हम। तो बाक्शी न्यूट्रिशन शेक का एक कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है जिसमें ड्राई फ्रूट्स की बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ये बच्चों को बचा लेगा न्यूट्रिशन के क्षेत्र में। तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट की आवश्यकता है और उसका समाधान इस तरीके से हो सकता है। फिलहाल देश के पास में नहीं है, क्योंकि जितनी ऑर्गेनिक कंपनियां ड्राई फ्रूट जो लेकर आती है वो इसलिए फंस जाती है, वो ड्राई फ्रूट लेकर आती है लेकिन इतनी जल्दी बिकता नहीं। ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट दुगना महंगा है, तो जब मैं राशन ही दुगना महंगा नहीं खरीद रहा तो ड्राई फ्रूट दुगना महंगा कैसे खरीद लूँगा? तो जाहिर सी बात है उनका ड्राई फ्रूट खराब हो जाता है, 3-4 महीने में खराब हो जाता है तो नुकसान होता है, इसलिए वो ज़्यादा कारोबार इसमें नहीं कर पाते। तो ये आपका ड्राई फ्रूट से जुड़ी हुई बात हो गई। तो सारी चीज़ों में मैंने आपको इसका निष्कर्ष बताया, खेल में मत फंसिए। ये केला देखने के बाद में ओहो एडल्ट्रेटेड है, ये शुद्ध है, ये खा लूँगा, फलाना खा लूँगा, बाहर निकलिए। 2 सिद्धांतों पे ध्यान रखिए, जिसके साथ जुड़िए 3 चीज़ों पे आंकलन करिए, भैया तुम मेहनती कितने हो, ईमानदार कितने हो, पारदर्शी कितने हो। और दूसरी बात, मैं भी करने को तैयार हूँ, तुम भी करने को तैयार हो, मैं दुगना पैसा, दुगनी मेहनत, दुगनी समझदारी दिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम भी दुगनी मेहनत, दुगना पैसा और दुगनी समझदारी दिखाओ। किसान को भी बोलो ये तीनों काम करेगा, तीनों मिलके काम करते हैं। तुम्हारे घर में भी बच्चे सुरक्षित होंगे, मेरे घर में भी बच्चे सुरक्षित होंगे। किसान के भी बच्चे तभी पलेंगे जब उसके बाद 2 पैसे जाएंगे, रिटेलर के पास भी तभी पहुंचेंगे, मेरे पास भी वही पहुंचेंगे। तीनों अलग अलग भाग नहीं है, तीनों मिलके काम करेंगे तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। आज घूम रहे हो 2020 में, 2030 में भी घूमते मिलोगे। 95% से ज़्यादा 99% पे गाड़ी पहुँचेगी, क्योंकि जो काम जी न्यूज़ कर सकता था जी न्यूज़ ने कर दिया, उससे ज़्यादा उसके हाथ में नहीं है। कितने एपिसोड बनाएगा बेचारा वो। मैं तो सैल्यूट करता हूँ एक ऐसे मीडिया चैनल को जिसने धड़ाधड़ इतनी वीडियोस बना दी, और उसके थ्रू ही हम आपको जागरूकता करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, हम इतनी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको देखकर टीवी को बंद करके भागने की ज़रूरत नहीं है। टेक सम एक्शन, जो कर सकते हैं उतना तो करो। कम से कम ये पछतावा तो ना रहे कल को अगर कोई बीमार भी हो गया घर में कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने वो नहीं किया। मैं गारंटी नहीं लेता कि मेरे परिवार में, मैं ऑर्गेनिक का काम करता हूं तो मेरे घर में कल को कैंसर नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी 95% जो थाली एडल्ट्रेटेड है, उसको ऑर्गेनिक का काम करने के बावजूद मैं 20-30% से ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूं ऑर्गेनिक, तो मेरे घर में भी कल को कैंसर हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास ज़रूर रहेगा कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा करने में जब तक मैं इस क्षेत्र में रहा, तब तक जितना प्रयत्न मैं कर सकता था मैंने किया।
मैंने समय खराब नहीं किया, मैंने टीवी को बंद नहीं किया, केवल जो मेरा फर्ज था वो मैंने निभाने की कोशिश ज़रूर की। ऐसी संतुष्टि आपको भी माँ भारती की सेवा के अंदर मिले। जब 3 लोग मिलोगे तो आपस में उस किसान की, उस रिटेलर की और अपने बच्चों को नहीं बचा रहे होंगे, इस देश की मिट्टी को भी बचा रहे होंगे, ये भी ध्यान रखना। सेना के जवान की तरह जाके सरहद के ऊपर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने देश की मिट्टी को भी अगर प्योर करने में अगर आप सहयोग कर पा रहे हो तो ये भी सहयोग कोई कम नहीं है। गर्व से अपने बच्चों को कुछ तो कह पाओगे कि हमने देश के लिए इतना करने की कोशिश की है, तो ये भी एक सहयोग है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे देश की भलाई के बारे में सोचें, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें, तो बहुत बड़ा कार्य जो है हमारा संपन्न हो जाएगा। रास्ता मुझे आज 3 साल की स्टडी के बाद में ये समझ में आया, जो मैं दिन रात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे भी अनुरोध करूँगा, कोशिश करिए। देश के किसानों के साथ साथ में हमारे बच्चे भी बचेंगे और देश की मिट्टी भी बचेगी, ऐसा मेरा इसके अंदर मानना है। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।